नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज में। यदि स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज के छात्र हैं तो ये वाला टेलीग्राम जरूर ज्वाइन करके रखिए। यूट्यूब चैनल में हमारे साथ है तो भी ये वाला टेलीग्राम ज्वाइन करना बहुत ज्यादा जरूरी है। सारे नोटिफिकेशन, सारे अपडेट, सारे मोस्ट इंपोर्टेंट पिक्स, सारा रिवीजन सब कुछ यहाँ पे बताया जाता है। टेस्ट को ध्यान से अटेम्प्ट करिए और बताइए कितना स्कोर आपने किया है, कितने सही किए हैं टोटल क्वेश्चन में से। सभी लोग अपना अपना स्कोर जरूर कमेंट करिए। दोस्तों, ये यूपीपीसीएस प्री का सेक्शनल मॉक टेस्ट पेपर है और हम जियोग्राफी को देख रहे थे। जियोग्राफी के 100 एमसीक्यूज हैं, इन्हें आप खुद से भी हल करने का प्रयास कीजिएगा और यहाँ पर भी कोशिश करते हैं। तो आइए देखते हैं। ये बाइलिंगुअल फॉर्मेट में है और इनकी जो संख्या है वो 100 है। तो इसके माध्यम से आपने जितना भी जियोग्राफी में अब तक पढ़ रखा है उसे आप रिवाइज भी कर सकते हैं और जहाँ पर आपकी कमियां हैं उसका पता भी लगा सकते हैं। पहला प्रश्न देखिए। पहले प्रश्न में ये कहा जा रहा है कि कितने राज्य बांग्लादेश की सीमा को स्पर्श करते हैं। मतलब ये भारतीय राज्यों की बात हो रही है और कौन सा राज्य स्पर्श नहीं करता है। तो कितने और कौन सा, दो तरह के इसमें प्रश्न है। आप जानते हैं कि 5 राज्य भारत के जो है वो बांग्लादेश की सीमा को स्पर्श करते हैं। तो 5 वाले इसमें 2 विकल्प हैं। अब आप बताइए कि कौन सा मेघालय होगा या मणिपुर होगा जो कि बांग्लादेश की सीमा को स्पर्श नहीं करता है। इसमें से मणिपुर हो जाएगा, सी वाला होगा। 5 और मणिपुर, यानी 5 राज्य जो है वो बांग्लादेश की सीमा को स्पर्श करते हैं और जो मणिपुर है वो बांग्लादेश की सीमा को स्पर्श नहीं करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 को देखिए। नोआखली झरना मेघालय के चेरापूंजी में स्थित है, ऐसे दिया हुआ है। अलमट्टी बांध कृष्णा नदी पर स्थित है। तो आप बताइए कि सही कौन सा है। देखिए दोनों सही है, इसमें जो दोनों इंफॉर्मेशन है परफेक्ट है, इसलिए इसका सी वाला सही होगा। इसके बाद तीसरे नंबर के प्रश्न में 3 स्टेटमेंट दिए हैं, इन्हें देख लीजिए। एल नीनो शब्द स्पेनिश भाषा से लिया गया है, ऐसे दिया है। चुकची सागर हिंद महासागर में स्थित है और 3 जनवरी को ज्वार सर्वाधिक शक्तिशाली होता है। तो आप बताइए कि इन तीनों में से सही कौन सा है। देखिए ऊपर वाला सही है, एल नीनो शब्द जो है ये स्पेनिश भाषा से लिया गया है। इसके बाद ये वाला भी सही है कि 3 जनवरी को ज्वार सर्वाधिक शक्तिशाली होता है, क्योंकि सूर्य पृथ्वी के जब एकदम निकट आ जाएगा तो ऐसी स्थिति में उसका गुरुत्वाकर्षण का प्रभाव भी उतना ही प्रबल हो जाएगा और वो जल को उतनी ही तेज रफ्तार में खींचेगा। तो ये ज्वार की प्रबलता को दर्शाएगा, ये सही बात है। लेकिन जो दूसरा वाला है उसको देखिए, चुकची सागर हिंद महासागर में स्थित है, जबकि ये आर्कटिक वाले क्षेत्र में आता है। तो यहाँ इसकी लोकेशन गलत दी है। पहला सही है और तीसरा सही है और इसमें कोई भी विकल्प आपको दिख नहीं रहा है। पहला सही है और तीसरा सही। इसके बाद चलते हैं आगे। मतलब स्टेटमेंट नंबर 1 और 3 सही है इसमें। चौथे नंबर के प्रश्न को देख लीजिएगा। इसमें 2 स्टेटमेंट दिए हुए हैं और जो सही ना हो उसकी तलाश आपको करनी है। तो पहले वाले में कहा गया है कि विश्व में सबसे ज्यादा पाई जाने वाली जो ग्रीन हाउस गैस होती है वो सल्फर डाइऑक्साइड यानी SO2 है। उसके बाद जो सेकंड स्टेटमेंट है उसमें कहा जा रहा है कि ओजोन परत जो होती है, मतलब ओजोन गैस की परत पृथ्वी के चारों ओर, उसकी मोटाई को नापने के लिए जॉनसन नाम की इकाई का इस्तेमाल करते हैं। दोनों गलत है, आप जानते हैं। देखिए विश्व में सबसे ज्यादा पाई जाने वाली जो ग्रीन हाउस गैस होती है वो जलवाष्प होती है। जलवाष्प भी जल को धारण करने के अलावा गर्मी को भी धारण करती है, मतलब रेडिएशन को भी अपने अंदर धारण करती है। तो ये वातावरण में गर्मी की मात्रा को बढ़ाने में योगदान देती है, ये है। और ओजोन परत की मोटाई को नापने के लिए जॉनसन का नहीं बल्कि डॉब्सन का यूज किया जाता है। डॉब्सन खुद एक वैज्ञानिक थे और उन्हीं के सम्मान में इस इकाई का नाम डॉब्सन रखा गया है। हालांकि ओजोन परत की खोज जो है वो 1913 में होती है। फ्रांसीसी वैज्ञानिक चार्ल्स फर्वे और जो विंसोन है, हेनरी विंसोन, उन्होंने इसको खोजा था। लेकिन गुणों का अध्ययन और विस्तृत इसका जो डिटेल डाटा है वो डॉब्सन के द्वारा खोजा गया था। तो उन्हीं के सम्मान में इसका इकाई का नाम जो है वो डॉब्सन रखा गया है। आगे चलते हैं। तो इसका कौन सा सही है, दोनों, मतलब सी वाला जो है वो सही होगा। इसके बाद 5वें नंबर के प्रश्न को देख लीजिए। माउंट लोगान ये किस देश में स्थित है। देश का नाम आपको बताना है। ऑस्ट्रेलिया है, इंग्लैंड है, कनाडा है या साउथ अफ्रीका है। तो इसमें से आपका कनाडा हो जाएगा, यानी सी वाला इसका सही है। 6वें नंबर के प्रश्न को देख लीजिए। इसमें 2 अलग अलग दिए हुए हैं। तालकाबेरी वन्यजीव अभ्यारण्य कर्नाटक में है और सीता नदी वन्यजीव अभ्यारण्य ये झारखंड में है। दोनों में से सही कौन सा है। तालकाबेरी और सीता नदी देख लीजिए। तो इसमें तालकाबेरी वाला तो सही है, लेकिन जो सीता नदी वाला है वो झारखंड नहीं होगा बल्कि छत्तीसगढ़ होगा। यहाँ जो राज्य का नाम दिया है वो गलत दिया है, तो दूसरा गलत है, पहला सही है। इसमें सही ही हमें खोजना था, तो ए वाला हमारा उत्तर हो जाएगा। यहाँ पर झारखंड की जगह क्या होना चाहिए, छत्तीसगढ़ होना चाहिए। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7। यहाँ पर दर्रों के बारे में दिया है कि कौन सा दर्रा किस जगह को जोड़ने का काम करता है, लेकिन ये मैच नहीं है। सूची 1 और सूची 2 इसको मिलान करके आपको बताना है। तो माना दर्रा है, चांगला दर्रा है, पंगसाऊ दर्रा है, रोहतांग दर्रा है। यहाँ सूची 2 में दिया है उत्तराखंड को तिब्बत से जोड़ता है, अरुणाचल को मांडले यानी म्यांमार वाले क्षेत्र से जोड़ता है, लद्दाख को तिब्बत से जोड़ता है और लाहौल और स्पीति जिले का प्रवेश द्वार कहलाता है। तो इसको आप मिलाकर देखिए कौन सा किससे मैच करेगा। पूरा प्रश्न आप देख रहे हैं। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो हो जाएगा बी वाला। बी का मतलब ये है कि पहला, तीसरा, दूसरा और चौथा उसी हिसाब से इसे मिलाएंगे। यानी पहले वाले पी वाले का ये सही है, पहले मैच है अपने आप ही। दूसरे वाले का तीसरा और तीसरे वाले का दूसरा हो जाएगा और चौथा वाला पहले से मैच है। इस प्रकार से इसकी मैचिंग होगी। आइए आगे चलते हैं। देखिए 8वें नंबर के प्रश्न में एलुवियल सॉइल के बारे में दिया हुआ है, जलोढ़ मृदा के बारे में, और इसमें स्टेटमेंट आपको पहचानने हैं कि सही कौन से। तो पहले वाले में कहा जा रहा है कि ह्यूमस, लाइम और कार्बनिक पदार्थ इसमें पाए जाते हैं। बालू की मात्रा पश्चिम से पूर्व की ओर बढ़ने पर इसमें घटती जाती है और ये बहुत ज़्यादा उपजाऊ होती है। अब इसके बाद दिया हुआ है कि सभी सही है, तो बताइए इसमें से कौन सा होगा। देखिए तीनों सही है, 8वें का तीनों ही सही है। जो जलोढ़ मिट्टी होती है उसके अंदर ये गुण पाए जाते हैं, तो इसका डी वाला होगा। इसके बाद 9वें नंबर के प्रश्न को देखिए। इसमें जलवायु क्षेत्र और उसका मतलब ये अलग अलग सूचियों में दिया हुआ है। CWG है, इसके अलावा DFC है, EMW है और AS है। अब यहाँ पे शुष्क ग्रीष्म ऋतु दी हुई है, इसके अलावा लघु ग्रीष्म और शीत जो आर्द्र ऋतु होती है।
मतलब नमी युक्त शीत ऋतु होती है वो है। इसके अलावा शुष्क शीत ऋतु है और लघु शुष्क ऋतु जो होती है, मतलब ठंडी हो या गर्मी हो उससे नहीं मतलब है, छोटी और शुष्क ऋतु होती है, वो दिया हुआ है। तो इसे आपको मिलाना है, कुल मिलाकर देख लीजिए कौन सा किससे मैच करेगा। इंग्लिश वर्जन भी आप देख रहे हैं। तो इसका जो करेक्ट आंसर है, ये प्रश्न नंबर आपका 9वां है और 9वें का जो करेक्ट आंसर है वो सी हो जाएगा। सी का मतलब यह है कि तीसरा, दूसरा, चौथा और पहला। पहले वाले का तीसरा हो जाएगा, दूसरे वाले का दूसरा ठीक है, इसके बाद तीसरे वाले का चौथा हो जाएगा और जो चौथा वाला है उसका पहला हो जाएगा। इस हिसाब से इसे मिलाएंगे और यही इसका सही मैच हो जाएगा। इसके बाद आगे चलते हैं। यहाँ पर 10वें नंबर के प्रश्न को देखिए दक्षिण पश्चिमी मानसून के गठन को प्रभावित करने वाला कारक पूछा है। तो यहाँ कारकों को ध्यान से देखिएगा। जो IPCZ होती है, यानी जो पेटिका होती है, ये अभिसरण क्षेत्र कहा जाता है। इसकी स्थिति में बदलाव के कारण मानसून प्रभावित होता है। इसके अलावा तिब्बत का पठार इसमें भूमिका निभाता है और भूमि और जल के तापन और शीतलन में अंतर पाया जाता है। इस वजह से ये जो मानसूनी पवने हैं या मानसून की स्थिति है, इसका गठन होता है। इसमें से कारण कौन सा है? तो ये सभी कारण है। IPCZ की शिफ्टिंग इसमें जिम्मेदार होती है। तिब्बत का पठार ये बहुत ज़्यादा तपने लगता है तो यहाँ कम दबाव का क्षेत्र बन जाता है। तो कम दबाव की ओर अधिक दबाव वाले क्षेत्र से हवा का संचार होता है, मतलब ठंडी हवा उधर की ओर प्रवाहित होती है। ये सब जन्मदाता होते हैं, मतलब कारक होते हैं, जिसकी वजह से मानसूनी पवनों का जनरेशन होता है। इसके अलावा ये भूमि और जल के तापमान में जो शीतलन और तापन का अंतर होता है, इसकी वजह से भी मानसून पैदा होता है। तो यहाँ उपरोक्त सभी जो डी वाला उत्तर है वो सही होगा। इसके बाद 11वें नंबर के प्रश्न में देखिएगा, कावेरी नदी की सहायक नदियां दी हुई है अमरावती और कामिनी, जबकि कृष्णा की सहायक नदियां कोयना और भीमा हैं। गोदावरी की सहायक नदियां इंद्रावती और वर्धा हैं, जबकि महानदी की सहायक नदियां दूधगंगा और पंचगंगा हैं। इस प्रकार से दे रखा है। तो इसका सही कौन सा है? देखिए इसका डी वाला सही है। मतलब इसमें सही का मतलब क्या है? जो सही ना हो उसकी तलाश आपको करनी है। तो ये तीनों तो सही है, लेकिन ये वाला जो है आपका, ये सही नहीं। डी वाला इसमें रॉन्ग है और उसी को आपको चुनना था। महानदी की सहायक नदियों में अगर आप देखें तो तेल नदी और इसके अलावा शिवनाथ नदी, इस प्रकार से ट्रिब्यूटरीज आपको दिखाई देती हैं, कई सारी हैं, तो वो सब रहेंगी। लेकिन यहाँ दूधगंगा और पंचगंगा कहाँ से आ जाएंगी? इसके बाद 12वें नंबर के प्रश्न को देखिए। इसमें फसल की किस्मों के नाम दिए हैं। तो अरहर की प्रमुख किस्में अमर और पारस है। मूंगफली की प्रमुख किस्में चित्रा 64 और चंद्रा है। गेहूं की प्रमुख किस्में पीताम्बरी और पूसा जय किशन है। इसके अलावा कपास की प्रमुख किस्में दी हुई है श्यामली और सुजाता। आप बताइए इसमें से सही कौन सा है? तो इसमें पहला सही है, दूसरा सही है और चौथा सही है। तो पहला, दूसरा और चौथा ये तीनों आपको कहाँ मिलेगा? ध्यान से देखिए इसे। इसमें जो सी वाला है वही आपका सही विकल्प होगा। पहला, दूसरा और चौथा जो है वो सही है। लेकिन जो तीसरा वाला है, ये गेहूं की किस्म दे रखी है। असल में ये गेहूं की नहीं बल्कि सरसों की किस्म है, पीताम्बरी और पूसा जय किशन। पीताम्बरी से आप ऐसे भी गेस कर सकते हैं, पीताम्बरी मतलब पीला, तो पीली जो है वो सरसों होती है, इस हिसाब से। इसके बाद चलते हैं आगे 13वें नंबर के प्रश्न की ओर। यहाँ पर नदी और परियोजना का नाम दिया हुआ है, उसे आपको मैच कराना है। तो झेलम है, नर्मदा है, ताप्ती है और महानदी है। यहाँ हीराकुंड, इंदिरा सागर, किशन गंगा और काकरापार दिया हुआ है। मैच करके देखिए कौन सा विकल्प होगा इसका। तो इसका हो जाएगा डी वाला, इसे देख लीजिएगा, डी वाला इसका होगा। तीसरा, दूसरा, चौथा और पहला, यानी पहले वाले का तीसरा हो जाएगा, दूसरे वाले का दूसरा ठीक ठाक है, इसके बाद तीसरे वाले का चौथा और चौथे वाले का पहला। इस हिसाब से इसे मिलाएंगे, ये इसकी मैचिंग होगी। इसके बाद 14 में ये कहा गया है कि दुग्ध गंगा नदी 3 राज्यों जम्मू कश्मीर, उत्तराखंड और उत्तर प्रदेश से प्रवाहित होती है। इसके बाद जो दूसरा वाला स्टेटमेंट दिया हुआ है उसमें कहा जा रहा है कि राजरप्पा जलप्रपात ये दामोदर और भैरवी नदी के संगम पर स्थित है। इसके बाद तीसरे वाले में कहा गया है कि चाज या जेच दोआब जो है, ये दोआब का नाम है, ये चिनाब और झेलम नदियों के बीच में है। और श्योक नदी को काराकोरम में, या काराकोरम जो क्षेत्र है वहां पर मृत्यु की नदी के नाम से जाना जाता है। आप बताइए इसमें से गलत कौन सा है? तो इसमें बाकी तीनों तो सही है, लेकिन जो ए वाला है जरा उसको ध्यान से देखिए, वो वाला गलत है। इसकी जो स्थिति है वो सही नहीं दी है, बाकी तीनों यहाँ पे परफेक्ट है। इसके बाद 15वें नंबर के प्रश्न को देखते हैं। 15वें नंबर के प्रश्न में कहा गया है कि कोरल ब्लीचिंग यानी जो प्रवाल विरंजन की घटना होती है उसके पीछे कौन सा रीजन उत्तरदायी होता है? महासागर के तापमान में बदलाव, सूर्य की रोशनी में अत्यधिक अनावरण और अति लघु ज्वार। ये 3 स्थितियां यहाँ दी हैं और डी वाले में कहा है कि ऊपर के सभी सही है। तो आप देख लीजिए ध्यान से। वैसे तो पहला वाला जो है ये सबसे मुख्य कारण होता है। महासागर का जब तापमान बदलता है, समुद्र के तापमान में परिवर्तन होता है, तो जल जितनी जल्दी मतलब धीरे धीरे गर्म होता है उतनी ही धीरे धीरे ठंडा भी होता है, यानी उसमें कुछ भी एकदम रैपिडली नहीं होता है। तो एक बार अगर उसका तापमान बढ़ जाता है तो वो काफ़ी समय तक बढ़ा रहता है, और ज़्यादा तापमान, आवश्यकता से अधिक तापमान ये कोरल्स के लिए नुकसानदेह सिद्ध होता है। इसके अलावा सूर्य की रोशनी भी अगर बहुत ज़्यादा मिलने लगे तो बहुत भयंकर मात्रा में प्रकाश संश्लेषण होने लगेगा, और ये भी इसके लिए जानलेवा हो जाएगा। मतलब इसके अंदर ऑक्सीजन की मात्रा खतरनाक स्तर तक बढ़ जाएगी, इस प्रकार का चीज़ होता है। और अति लघु ज्वार ये भी उत्तरदायी होता है। तो इसका जो डी वाला ऑप्शन है वो सही है। इन सब की वजह से कोरल ब्लीचिंग होती है, और कोरल ब्लीचिंग का मतलब ये है कि जो प्रवाल होता है वो अब ICU में पहुंच गया है, मरा नहीं है लेकिन मर सकता है। उसका तत्काल अगर उपचार किया जाए तो उसकी ब्लीचिंग जो है वो वापस मतलब फिर से एक बार हील कर सकती है। इसके बाद चलते हैं आगे 16वें नंबर के प्रश्न को देखते हैं। यहाँ सूची 1 को सूची 2 से मिलाना है। जनजाति और महोत्सव के नाम दिए हुए हैं। तो उरांव जनजाति है, उसके बाद मुंडा जनजाति है, शोम्पेन है और हो है। इनके जो महोत्सव है वो यहाँ सूची 2 में दिए हुए हैं। सरहुल है, इसके अलावा निकोबार द्वीप समूह और धुमकरिया है, ये सामाजिक संस्था है, और अंडी और ओपोर तीपी ये विवाह की परंपराएं हैं। तो महोत्सव, विवाह क्षेत्र इस प्रकार से दिया हुआ है, इसे आपको मिलाना है।
यहाँ देखिए ये जो दिया है ये इस साइड वाला है, मतलब मार्च और अप्रैल के दौरान ये सरहुल महोत्सव मनाया जाता है, इसका मौसम दिया है। ये गलती से इधर छप गया है, कोई बात नहीं, इसमें से देखकर बताइए कौन सा होगा। विकल्प देख लीजिए, ये आपके विकल्प हैं। तो इसका जो करेक्ट आंसर है 15वें का तो डी था, 16वें का कौन सा है? बी वाला होगा। बी का मतलब क्या है? यहाँ पर तीसरा, पहला, दूसरा और चौथा, उस हिसाब से इसे मिलाएंगे तो पहले वाले का क्या हो जाएगा? तीसरा हो जाएगा। इसके बाद जो दूसरा वाला है इसका पहला हो जाएगा, मुंडा का सरहुल से हो जाएगा। इसके बाद जो तीसरा वाला है इसका दूसरा हो जाएगा, ये निकोबार द्वीप समूह की है। और हो जनजाति का जो अंडी और ओपोरतीपी विवाह है वो इसमें प्रचलित है, तो ये पहले से ही मैच है, इस हिसाब से इसकी मैचिंग होगी। अब चलिए आगे चलते हैं। यहाँ 17वें नंबर के प्रश्न में शिवालिक श्रेणी के बारे में 2 स्टेटमेंट दिए हुए हैं, इनको आपको देखना है। तो पहले वाले स्टेटमेंट में कहा जा रहा है कि पंजाब और हिमाचल प्रदेश में शिवालिक की श्रेणी की जो दक्षिणी ढलान है वह लगभग जंगल रहित है, यानी वहां पर वनों का सर्वथा अभाव है और इन ढलानों को चोस नामक मौसमी धाराओं के द्वारा विक्षेपित किया जाता है, चाओस या चोस कहा जाता है। और दूसरे नंबर का जो स्टेटमेंट है उसमें कहा जा रहा है कि नेपाल की महाभारत लेख श्रेणी ये शिवालिक की श्रेणी में आती है। अब आप बताइए कि इसमें से सही कौन सा है? जो सही विकल्प है उसका चुनाव आपको करना है। प्रश्न आप देख रहे हैं तो इसका सिर्फ ए वाला जो है यानी पहला वाला स्टेटमेंट वही सही है, ए को हम चुनेंगे। दूसरा वाला इसमें गलत है। क्यों गलत है? तो देखिए नेपाल की जो महाभारत लेख श्रेणी है वो निम्न हिमालय में आती है, शिवालिक श्रेणी में नहीं आती है, तो यहाँ निम्न हिमालय होना चाहिए और दिया है गलत, तो पहला सिर्फ सही है। इसके बाद आगे चलते हैं, 18वें नंबर के प्रश्न को देखते हैं। इसमें 2 स्टेटमेंट है। पहले वाले में कहा जा रहा है कि माउंट एवरेस्ट 19वीं सदी के मध्य में जॉर्ज एवरेस्ट द्वारा पहली बार अवस्थित की गई थी, मतलब उन्होंने इसे लोकेट किया था। इसके बाद जो दूसरा वाला उसमें कहा जा रहा है कि भारत के ग्रेट ट्रिग्नोमेट्रिकल सर्वे के द्वारा दुनिया की सबसे ऊंची चोटी के रूप में इसे स्थापित किया गया था। तो माउंट एवरेस्ट के बारे में ही 2 स्टेटमेंट है, इनको आपको देखना है, विचार करना है और सही का चुनाव करना है। देख लीजिए, तो ये देखिए दोनों सही है। इसमें जो दोनों स्टेटमेंट कहे गए हैं ये इन्फॉर्मेशन है और इस इन्फॉर्मेशन को आप ले लीजिएगा, ये दोनों सही है। इसके बाद 19वें नंबर के प्रश्न को देखिएगा। इसमें कहा जा रहा है कि निम्नलिखित को उत्तर से दक्षिण के क्रम में, ये बहुत फेवरेट क्वेश्चन आयोग का होता है, उत्तर से दक्षिण, पूर्व से पश्चिम, इस हिसाब से अरेंज कीजिए। तो यहाँ आपको उत्तर से दक्षिण में अरेंज करना है इस हिसाब से। तो मिश्मी पहाड़ी है, पटकाई बूम है, बरेल रेंज है और लुशाई है, ये पूर्वोत्तर वाले क्षेत्र में आपको अरेंज करना है। बताइए कौन सा किस क्रम में रहेगा, उत्तर से दक्षिण। तो इसका जो क्रम है इसे ध्यान से देख लीजिए, 19वां ये पूर्वोत्तर भारत में स्थित है और इसका जो आंसर होगा वो ए हो जाएगा, यानी पहला, दूसरा, तीसरा और चौथा ये पहले से ही अरेंज है, इसमें आपको हिलाने डुलाने की आवश्यकता नहीं थी, ये पहले से ही व्यवस्थित है। पहले मिश्मी, उसके बाद उससे थोड़ा सा दक्षिण में जाएंगे तो पटकाई बूम, उससे थोड़ा आगे जाएंगे तो बरेल और सबसे ज़्यादा जो साउथ में है वो लुशाई है। इसके बाद आगे चलते हैं, 20वें नंबर के प्रश्न को देख लीजिए। इसमें 2 स्टेटमेंट दिए हुए हैं। असम हिमालय का विस्तार सिक्किम, असम और अरुणाचल प्रदेश में है। असम हिमालय पूर्व में तीस्ता नदी और पश्चिम में ब्रह्मपुत्र के बीच में स्थित है, इस प्रकार से प्रश्न दिया हुआ है। तो आपको इसमें से सही का चयन करना है, बताइए कौन सा इसमें से सही होगा और कौन सा गलत होगा। तो 20वां जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ए वाला। ए का मतलब ये है कि केवल इसमें जो पहला वाला है असम हिमालय का विस्तार जो दिया है वो सही है, लेकिन जो दूसरा वाला स्टेटमेंट है वो गलत है। देखिए असम हिमालय जो है वो पश्चिम में तीस्ता नदी और पूर्व में जो ब्रह्मपुत्र नदी है उसके बीच में स्थित है, और यहाँ पर तीस्ता और पश्चिम मतलब दिशा गलत दे दिया था। पश्चिम में तीस्ता होगी और पूर्व में कौन सी होगी, ब्रह्मपुत्र होगी, दिशा यहाँ गलत है, तो इसलिए इसमें सिर्फ पहला सही है। इसके बाद 21वें नंबर के प्रश्न को देख लीजिए। इसमें कहा जा रहा है कि हिमनदों पर उनके स्थान के साथ मिलान करना है, मतलब हिमनद है उनको उनके स्थान के साथ मिलाना है। तो यहाँ लिखा हुआ है हिस्पर ग्लेशियर, ये पहला हिमनद है। उसके बाद सियाचिन है और फेटचेंको हिमनद दिया हुआ है। इसके लिए लोकेशन दी है पामीर रेंज, गिलगित बाल्टिस्तान, इसके अलावा काराकोरम रेंज। कौन सा किससे मैच करेगा देखकर बताइए। तो ये जो 21 है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा बी वाला, यानी पहला जो है वो बी से मैच करेगा इससे। उसके बाद जो दूसरा है वो किससे मैच करेगा, सी से मैच करेगा, और तीसरा वाला ए से मैच करेगा, ये इसकी मैचिंग होगी। अगर यहाँ ध्यान से देखा जाए तो हिस्पर ग्लेशियर जो है वो गिलगिट बाल्टिस्तान से मैच करेगा और सियाचिन जो है वो काराकोरम से मैच करेगा, जबकि जो तीसरा वाला है यानी फेटचेंको वो पामीर रेंज से मैच करेगा। इसके बाद आगे चलते हैं, 22वें नंबर के प्रश्न को देखिए। इसमें दर्रों के बारे में दिया है, इन्हें आपको उत्तर से दक्षिण में अरेंज करना है, व्यवस्थित करना है, दिशा देखनी है इसकी। तो देख लीजिए पेंसिला दर्रा है, चोरला घाट दर्रा है और पाल घाट है, ये सब दर्रे हैं। तो इन्हें अरेंज करके बताइए कौन सा किस क्रम में रहेगा। 23वें को आपने देखा, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा सी वाला। सी का मतलब ये है, माफ कीजिएगा, इसका ए वाला सही होगा, यानी तीनों ही इसमें क्रमवार व्यवस्थित हैं, कुछ करना नहीं है आपको। पेंसिला, उसके बाद चोरला और अंत में पालघाट, ये सबसे दक्षिण में है और बाकी जो है इसी क्रम में, मतलब ये सबसे उत्तर वाला हुआ, ये बीच वाला हुआ और ये सबसे साउथ वाला हुआ। तो 1 2 3 इसका सही होगा। इसके बाद आगे चलते हैं 23वें प्रश्न की ओर। 23वें प्रश्न में कहा गया है कि दर्रों के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो मिंटाका दर्रा जो है ये भारत और चीन और अफगानिस्तान इसकी सीमा पर है, भारत चीन और अफगानिस्तान की सीमा पर है, इस प्रकार से आप देख सकते हैं। और मुलिंगला दर्रा जो है ये गंगोत्री के उत्तर में है। दोनों जो ए और बी है वो सही है यहाँ पर, या दोनों यहाँ पर गलत हैं, इस प्रकार से दिया हुआ है। तो स्टेटमेंट के नाम पे सिर्फ 2 ही स्टेटमेंट इसमें है, बताइए कौन सा होगा। 23वां देखिए, इसमें सी वाला होगा, दोनों ही सही है, मतलब सब सही है। तो इसको अगर ध्यान से देखें, इसका बोथ आर करेक्ट वाला जो सही है वो हो जाएगा। इसके बाद चलते हैं आगे, 24 को देख लेते हैं। 24 में 3 स्टेटमेंट हैं और तीनों को देखकर आपको जो सही विकल्प है उसका चुनाव करना है। तो भारत गंगा ब्रह्मपुत्र का मैदान
दुनिया का सबसे बड़ा जलोढ़ मार्ग है, मतलब ये जो गंगा ब्रह्मपुत्र मैदान है, मैदानी क्षेत्र है, ये सबसे बड़ा जलोढ़ मार्ग है। और उत्तराखंड में जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय पार्क जो है ये तराई बेल्ट में स्थित है, जबकि डेल्टा क्षेत्र में बरिंड मैदान जो है ये भांगर का क्षेत्रीय रूपांतरण है। इस प्रकार से दिया हुआ है, मतलब बांगर जो होता है। तो इसमें से बताइए कौन सा आपका सही है। 24 का जो करेक्ट आंसर है वो सी हो जाएगा, यानी इसमें 1 2 3 तीनों ही सही है, सी वाला इसका परफेक्ट होगा। इसके बाद 25 को देखिए, इसमें पूर्व से पश्चिम में आपको अरेंज करना है मैदानों का क्रम। मिथिला मैदान है, अवध के मैदान है, रोहिलखंड का मैदान है, मालवा के मैदान है, इनको आपको व्यवस्थित करना है। पहले सर्वाधिक पूर्व में कौन रहेगा, उसके बाद पश्चिम में कौन रहेगा। तो इसे अगर आप अरेंज करेंगे 25 को, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा बी वाला। बी का मतलब ये है कि 1 2 3 4, अर्थात ये पहले से ही व्यवस्थित है। पहले मिथिला, उसके बाद इसी क्रम में अवध, उसके बाद रोहिलखंड और अंत में मालवा। आगे चलते हैं, ये पहले से अरेंज था, इसमें हिलाना डुलाना नहीं था। 26 को देखते हैं, बुंदेलखंड के पठार के संबंध में इनमें से कौन सा कथन सही है। तो यह मालवा के पठार के दक्षिण में है, इसकी औसत ऊंचाई 300 से 600 मीटर है। धासन, बेतवा और केन जैसी जो धाराएं हैं उनका प्रवाह इस पठार से होता है, मतलब नदी धाराओं का। तो कौन सा इसमें से सही है बताइए। 26, इसका डी हो जाएगा। सभी सही हैं, जितने दिए हुए हैं स्टेटमेंट वो सभी परफेक्ट हैं यहाँ बुंदेलखंड के पठार के बारे में। इसके बाद नेक्स्ट आगे चलते हैं, 27 को देखते हैं। छोटा नागपुर के पठार के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। यह झारखंड, छत्तीसगढ़ के उत्तरी भाग और पश्चिम बंगाल के पुरुलिया जिले में स्थित है। यह मैकाल श्रेणी के उत्तर में है, ऐसे दिया हुआ है। अब दोनों सही है, दोनों गलत है, इस प्रकार से दो और दिए हुए हैं। बताइए इसमें से कौन सा होगा। तो इसका सिर्फ ए वाला ही सही है। इसमें अगर आप ध्यान से देखें तो यह झारखंड, छत्तीसगढ़ और मतलब छत्तीसगढ़ का जो उत्तरी भाग है और पश्चिम बंगाल के पुरुलिया जिले में स्थित है, ये वाला आपका सही है। बाकी जो है वो इसमें गलत है, मतलब बी वाला। बघेलखंड का पठार जो है ये मैकाले श्रेणी के उत्तर में स्थित है और यहाँ पर दिया हुआ है छोटा नागपुर, तो ये गलत हो गया है। इसके बाद 28वें नंबर के प्रश्न को देख लीजिए। इसमें कहा गया है कि किस पठार को मलनाड और मैदान में विभाजित किया गया है। यहाँ दोनों में इसको विभाजित किया गया है। ये कौन सा पठार है, महाराष्ट्र का है, कर्नाटक का है, तेलंगाना का है, छत्तीसगढ़ का है। तो 28वें में बी वाला आपका सही हो जाएगा। ये कर्नाटक का पठार है जिसको कि इस तरह से दो भागों में डिवाइड किया गया है। इसका यहाँ जो मालनद या मलनाड होता है, मतलब इंग्लिश में मलनाड लिखा हुआ है, वैसे इसको मालनद कहा जाता है। तो इसका मतलब होता है कि पहाड़ियों और मैदान का भाग, मतलब ये पहाड़ी वाला क्षेत्र होता है। जैसे पहाड़ी की उतरान होती है ना, तो वो वाला क्षेत्र होता है और उसके बाद मैदानी क्षेत्र होता है। तो दोनों को मिलाकर यहाँ मलनड या मालनद का मैदान कहा जाता है। इसके बाद आगे चलते हैं, कर्नाटक का पठार है। 29वें नंबर के प्रश्न को देखिए। उत्तर से दक्षिण की ओर निम्नलिखित पहाड़ियों को आपको व्यवस्थित करना है। पलकोंड है, शिवराय है, सिरुमलाई है और वरुषनाद है। इस प्रकार से ये पहाड़ियों के नाम हैं, इनको आपको उत्तर से दक्षिण में अरेंज करना है। बताइए कौन सा कहाँ से मैच करेगा। तो 29 जो है इसका करेक्ट आंसर ए वाला हो जाएगा। पहले पलकोंडा, उसके बाद शिवराय, उसके बाद सिरुमलाई, उसके बाद वरुषनाद, ये आपका सही क्रम है। इसका जो सही आंसर है वो कौन सा है, ए वाला है। ये पहले से ही अरेंज है। इसके बाद आगे चलते हैं, यहाँ पर देख लीजिए 30वें नंबर का प्रश्न। इस प्रश्न में कहा गया है कि प्रायद्वीपीय भारत के संबंध में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही है। तो पश्चिमी घाट के दक्षिण भाग को पाल घाट श्रेणी द्वारा मुख्य सह्याद्री श्रेणी से अलग किया जाता है और विंध्य पूर्व की ओर बारनेर और कैमूर पहाड़ियों के रूप में बढ़ता है, इस प्रकार से कहा गया है। तो बताइए इसमें से सही कौन सा है। प्रायद्वीपीय भारत के संदर्भ में कहा जा रहा है। देखिए दोनों सही है। इसका जो स्टेटमेंट सी वाला है वो सही होगा, मतलब 1 और 2 बोथ। इसके बाद आगे चलते हैं, 31 को देखते हैं। 31 नंबर के क्वेश्चन में कहा गया है कि उन्मजी तटरेखा ये किसके द्वारा बनती है। ये जो इमरजेंस इसका होता है ये कैसे होता है। तो भूमि का उत्थान या समुद्र के स्तर का कम होना, या दोनों, ए और बी सही है या दोनों गलत है, कौन सा होगा इसमें से। तो 31 का करेक्ट आंसर हो जाएगा सी, यानी दोनों सही है। भूमि का उत्थान इस वजह से भी बनती है और समुद्र का स्तर कम हो जाता है तो इस वजह से भी बनती है, इसलिए हमने सी को चुना। इसके बाद 32 को देखते हैं। इसमें कहा गया है कि कौन सी इस प्रकार की रेखा नहीं है, मतलब कोस्ट लाइन ऑफ इमरजेंस, इसमें से कौन सी नहीं है। कोरोमंडल तट, मालाबार, कोंकण या उपरोक्त सभी। देख लीजिए इसमें से कौन सा होगा और कौन सा नहीं है, ये आपको खोजना है। तो 32 का जो करेक्ट आंसर है वो हो जाएगा आपका सी वाला, यानी कोंकण तट। ये जो कोंकण तट है ये इस प्रकार की तटरेखा नहीं है। यहाँ अगर आप ध्यान से देखें तो जो कोंकण तट है ये उत्थान वाला तट नहीं है। बाकी जो है वो है, जैसे कोरोमंडल का तट है तमिलनाडु वाले क्षेत्र में आता है, मालाबार ये केरल वाले क्षेत्र में आता है और कोंकण वाला कहाँ आता है, महाराष्ट्र और गोवा। तो इनकी लोकेशन भी जानते रहिए। इसके बाद 33 को देख लीजिए। 33 में कहा गया है कि उत्कल मैदान की सबसे प्रमुख भौतिक विशेषता चिल्का झील है और श्रीहरिकोटा द्वीप जो है ये ओडिशा का हिस्सा है। तो आप बताइए इसमें से सही कौन सा है। पीछे आपको गलत चुनना था, यहाँ सही चुनना है। तो 33 का क्या हो जाएगा, ए वाला हो जाएगा। मतलब इसमें उत्कल मैदान जो है ये सबसे प्रमुख विशेषता इसकी यहाँ पे अगर देखा जाए तो चिल्का झील है, केवल पहला वाला ही सही है, दूसरा वाला गलत है। श्रीहरिकोटा ये ओडिशा का हिस्सा है कह दिया है, जबकि ये कहाँ का है आप भी जानते हैं, ये आंध्र प्रदेश का है। जितनी बार इसरो की लॉन्चिंग होती है उतनी बार आप इसका नाम देखते हैं। इसके बाद 34 को देखिए। इसमें न्यू मूर द्वीप के बारे में कहा गया है, उसके संबंध में कुछ कथन दिए हैं, दो स्टेटमेंट है। तो पहले वाले में कहा गया कि 1970 में भोला चक्रवात के बाद बंगाल की खाड़ी में इसका उद्भव हुआ। मतलब चक्रवात और सुनामी जो होते हैं वो भी बहुत सारे टापुओं और द्वीपों को जन्म देते हैं, तो इसका उद्भव उस समय हुआ और इसरो प्रक्षेपण केंद्र यहाँ पर स्थित है, ऐसे दे रखा है। दोनों सही है, दोनों गलत है, बताइए कौन सा होगा।
तो 34 का ए वाला सही है। ये जो न्यू मोर द्वीप है इसका जन्म कब होता है, ये तारीख वगैरह सही दी है और कारण सही दिया है। भोला चक्रवात के बाद ये जो बंगाल की खाड़ी है उसमें इसका उद्भव होता है। लेकिन ये वाला जो है ये गलत है। इसरो का प्रक्षेपण केंद्र यहाँ पर नहीं है और आप जानते हैं कि न्यू मोर द्वीप जो है वो वैसे भी निर्जन है, वहाँ कोई रहता नहीं। तो इसका सिर्फ ए वाला सही है। इसके बाद आगे चलते हैं 35 को देखते हैं। एक नदी बेसिन और वाटरशेड में क्या अंतर है ये बताया गया है। अब उसमें से आपको चुनना है। तो नदी बेसिन में सारा पानी एक बड़ी नदी में जाता है, जबकि वाटरशेड का उपयोग भूमि के एक छोटे से क्षेत्र का वर्णन करने के लिए किया जाता है, जो कि एक छोटी सी धारा, झील या वेटलैंड के लिए निकास बनाता है। इस प्रकार से है। और दूसरे वाले में कहा गया कि वाटरशेड के भीतर कई सारे नदी बेसिन आते हैं। तो कौन सा इसमें से सही है आपको चुनना है। 35 का सिर्फ ए वाला जो है वो सही है। मतलब नदी बेसिन में सारा पानी एक बड़ी नदी में जाता है, जबकि वाटरशेड का उपयोग भूमि के एक छोटे से क्षेत्र का वर्णन करने के लिए किया जाता है। ये वाला जो स्टेटमेंट है ये एकदम सही है, लेकिन दूसरा वाला गलत है। एक बेसिन नदी के भीतर छोटे छोटे वाटरशेड होते हैं। यहाँ ऊपर आपने देख ही लिया कि वाटरशेड क्या है, ये छोटी चीज है। तो अपने आप ही दूसरा वाला पकड़ में आ जाएगा कि ये साफ साफ गलत कह रहा है कि वाटरशेड के अंदर नदी बेसिन आ जाते हैं। जो बड़ा है वो छोटे के अंदर कैसे आएगा, तो बी वाला गलत है। इसका जस्ट रिवर्स होगा, नदी बेसिन के अंदर बहुत सारे वाटरशेड होते हैं। तो इसका ए वाला उत्तर है। इसके बाद 36 को देखिए। निम्नलिखित में से कौन सी नदियां पूर्वानुवर्ती अपवाह बनाती हैं। पूर्वानुवर्ती अपवाह बनाने वाली नदियों के नाम आपको बताने हैं। सिंधु, सतलुज और ब्रह्मपुत्र और उपरोक्त सभी। इस प्रकार से विकल्प दिया है। तो 36 को देख लीजिए, इसका डी वाला हो जाएगा। ये सभी सही है। इसके बाद 37 अपवाह तंत्र के बारे में सही कथन का चयन कीजिए। तो 90% से अधिक पानी बंगाल की खाड़ी में बहता है। बंगाल की खाड़ी अपवाह तंत्र में दक्षिण पश्चिमी और उत्तर पूर्वी दोनों मानसूनों से वर्षा प्राप्त होती है। दोनों सही है, दोनों गलत है। कौन सा इसमें से होगा। तो 37 का आपका सी हो जाएगा। सी का मतलब यह है कि दोनों सही है। इसमें जो इन्फॉर्मेशन दी है वो परफेक्ट है। इसके बाद 38 को देखते हैं। 38 में फिर से 2 स्टेटमेंट है, 2 नहीं बल्कि 3 है और उस पर आपको विचार करके सही का चुनाव करना है। तो पहले वाले में कहा जा रहा है कि झेलम नदी उत्तर की ओर वूलर झील में बहती है। झेलम नदी चेनाब से थिम्पू में मिलती है या थिम्पू में मिलती है और 724 किलोमीटर की कुल लंबाई में से करीब 160 किलोमीटर इसमें नौका गम्य है, यानी वहां पर नाव चलाई जा सकती है। तो आप बताइए सही कौन सा है। ये झेलम के बारे में ही कहा जा रहा है। 38 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा डी वाला। जितने हैं सब सही है, यानी 1, 2 एंड 3 सभी यहाँ पे परफेक्ट है। इसके बाद 39 को देखते हैं। 39 में कहा गया चंबल नदी के बारे में। तो नदियों के बारे में भी अच्छी खासी जो इन्फॉर्मेशन है वो आपको बटोर कर रखनी है। चंबल नदी के बारे में ये कहा गया है कि यह उत्तर प्रदेश के इटावा जिले में यमुना से जाकर मिल जाती है। केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान को चंबल नदी सिंचाई परियोजना से पानी की आपूर्ति की जाती है। इस प्रकार से दिया हुआ है। तो इसमें अगर आप ध्यान से देखें तो इसका दोनों सही है, मतलब दोनों ही स्टेटमेंट इसमें कहीं भी गलत नहीं है। तो इसका सी वाला हो जाएगा 1 एंड 2। इसके बाद 40 को देखिए। निम्नलिखित में से कौन घाघरा नदी की सहायक नदी नहीं है। त्रिशूली, शारदा, सरयू और राप्ती। कौन सा होगा, मतलब कौन सी नहीं होगी ये आप चुन लीजिए। तो 3 जो है वो होंगी। 40 इसका ए वाला हो जाएगा, यानी त्रिशूली। त्रिशूली जो है वो घाघरा को सपोर्ट नहीं करती है, बाकी शारदा, सरयू और राप्ती ये उसकी सहयोगियां हैं। त्रिशूली जो है ये गंडक नदी की सहायक नदी है। ये किसकी ट्रिब्यूटरी है, गंडक की। इसके बाद 41 को देखते हैं। 41 में कहा गया है कि हिमालयी नदी तंत्र के संबंध में इनमें से कौन सा कथन सही है। तो यह गहरी वी आकार की घाटियों से होकर बहती हैं। हिमालय की जो नदियां होती हैं सदा नीरा, तो उनके आकार में कैसी यहाँ डिजाइन पाई जाती है, वी आकार की होती है और गहरी घाटियों से होकर बहती हैं, जिन्हें कि गार्ज कहा जाता है। उसके बाद पूर्वानुवर्ती अपवाह इसका उदाहरण है, ये एक दे रखा है। इसके मुहाने पर बड़े बड़े डेल्टा बनते हैं, ये दिया हुआ है, और उनके पास छोटे बेसिन और जलग्रहण क्षेत्र होते हैं, ऐसा दे रखा है। तो आप बताइए सही कौन सा है। सभी सही है या केवल इसमें से कुछ सही। 41 को अगर देखिए तो इसमें सिर्फ जो ए वाला है वही सही है, यानी 1, 2 एंड 3। लेकिन चौथा वाला सही नहीं है। इनके पास छोटे बेसिन नहीं होते हैं, बहुत बड़े बड़े बेसिन होते हैं। तो पहला, दूसरा और तीसरा सही है। इनकी वी आकार की गार्ज जो बनती है वो सही बात है। और पूर्वानुवर्ती अपवाह का ये उदाहरण है। बड़े बड़े डेल्टा आप जानते ही, उदाहरण साफ साफ सिंधु नदी का डेल्टा, गंगा ब्रह्मपुत्र का डेल्टा, ये सब उदाहरण ही है उसके। तो यहाँ ये तीनों सही है। अब आगे चलते हैं। देखिए प्रायद्वीपीय नदियां जो होती हैं वो छोटे छोटे बेसिन बनाती है, इसे हमने देखा। तो इसका सिर्फ ए वाला सही है। इसके बाद चलते हैं आगे 42 को देखते हैं। अंतः उष्णकटिबंधीय अभिसरण क्षेत्र के बारे में इनमें से कौन सा कथन गलत है। यहाँ 4 स्टेटमेंट दिए हुए हैं, चौथा तो बेकार है। 3 स्टेटमेंट है। पहले वाले में कहा जा रहा है कि दक्षिणी गोलार्ध में दक्षिण पूर्वी व्यापारिक पवनें जो होती हैं और उत्तरी गोलार्ध में उत्तर पूर्वी व्यापारिक पवनें भूमध्य रेखा के पास एक दूसरे से मिल जाती हैं, जिससे कि अंतः उष्णकटिबंधीय अभिसरण क्षेत्र का निर्माण होता है। जो ITCZ है वो इसी प्रकार से बनता है, ये कहा जा रहा है। और यह कम वर्षा का क्षेत्र होता है। इसका स्थान मौसम के परिवर्तन के साथ भूमध्य रेखा के उत्तर और दक्षिण में परिवर्तित होता है, इस प्रकार से दिया हुआ है। तो आप बताइए इसमें से सही कौन सा है। लेकिन सही नहीं आपको तलाशना है, यहाँ पे गलत की तलाश करनी है, ये देख लीजिएगा। तो गलत कथन इसमें से चुन लीजिए, कौन सा होगा। देखिए 42 का जो बी वाला है वो आपका गलत होगा। यह कम वर्षा वाला क्षेत्र है, जबकि सही बात क्या है कि ये भारी वर्षा वाला क्षेत्र है। तापमान का यहाँ पे भारी तापांतर यानी परिवर्तन देखा जाता है, और उसमें जब उष्णता बढ़ती है तो कम दबाव का क्षेत्र बनता है और इस प्रकार से मानसूनी पवनें जनरेट होती है। तो ये भारी वर्षा वाला क्षेत्र होता है। इसके बाद 43 को देखिए। 43 में ये कहा जा रहा है कि शीत ऋतु के दौरान दक्षिण पश्चिमी मानसून क्यों अनुपस्थित होता है, मतलब ये क्यों गायब हो जाता है, क्या कारण है। तो ITCZ भारत को छोड़ देता है, तिब्बत पर पहले की तरह उच्च दबाव क्रिएट हो जाता है, और दोनों यहाँ पर सही है, दोनों गलत है। कौन सा इसमें से कारण है जो कि अनुपस्थिति का यहाँ कारण सही सही बताता है।
तो 43 का करेक्ट आंसर सी हो जाएगा। दोनों यहाँ पर देखिए, मानसूनी पवनों का जो दक्षिण पश्चिमी मानसून का जनरेशन था वो हमने पीछे एक प्रश्न में देखा था, तो वहां ये दोनों ही कारण थे इसके जन्म के पीछे, और दोनों यहाँ पे अनुपस्थित हो जाएंगे तो यही कारण होगा कि ये भारत को छोड़ देता है। जब ऐसा मौसम दोबारा आता है तो फिर से इसकी उत्पत्ति होती है, तो इसका सी वाला आंसर होगा। इसके बाद 44 को देख लीजिए, तिब्बत के पठार के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है, ये आपको चुनना है। तो ए वाले में कहा है कि यह गर्मियों में गर्म हो जाता है और आसपास के क्षेत्रों की तुलना में, मतलब आसपास के क्षेत्रों की जो हवा होती है उसकी तुलना में ये 2 से 3 डिग्री सेल्सियस गर्म होता है, यानी यहाँ कम दबाव का क्षेत्र बन जाता है। यह दक्षिण पश्चिमी मानसून के लिए जिम्मेदार है। यह हिंद महासागर से नमी उठाता है और भारत और उसके आसपास के जो देश होते हैं वहां पर वर्षा का कारण बनता है। उपरोक्त में से कोई नहीं, गलत की तलाश आपको यहाँ करनी है। देख लीजिए, तो 44 का जो करेक्ट आंसर है वो हो जाएगा डी वाला, यानी उपरोक्त में से कोई नहीं, यानी कोई भी इसमें गलत नहीं है, तीनों ही सही है। तिब्बत के पठार की जो भूमिका है वो यहाँ सही दी है। इसके बाद 45 को देखिएगा, 45 में कहा गया कि निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए और बताइए सही कौन सा है। तो मेघ विस्फोट एक तीव्र मूसलाधार वर्षा है जहां पर अपेक्षाकृत ये कम अवधि तक टिकती है, यानी बहुत तेज बादल बरसते हैं, जैसे लगता है कि कोई बाल्टी पानी गिरा रहा हो, लेकिन इसकी जो रेंज है या अवधि है वो बहुत सीमित रहती है, थोड़ी देर के लिए ऐसा होता है फिर रुक जाती है। इसके बाद प्रत्येक तीव्र वर्षा मेघ विस्फोट की घटना नहीं होती है, ये भी बात है, और यह तब होता है जब एक स्थान पर उच्च आर्द्रता वाली वायु राशि पाई जाती है। इसका रीजन दिया हुआ है, तो तीनों को आप देख लीजिए सही कौन सा है ये आपको बताना है। तो पहला और दूसरा सही है, तीसरे पर जरा विचार कीजिएगा कि ये सही है अथवा नहीं। 45, तो 45 का सी हो जाएगा, तीनों ही सही है। तीसरा वाला जो कारण है वो भी सही है, उच्च आर्द्रता वाली वायु राशियों की वजह से ऐसा हो जाता है। इसके बाद 46 को देखते हैं, यहाँ पर कौन सा कारक भारतीय जलवायु को प्रभावित करता है उसको आपको चुनना है। अक्षांशीय स्थान, ऊर्ध्व वायु संचलन और अल नीनो, इसमें से कौन सा प्रभावित करता है। तो आप भी जानते हैं कि ये तीनों ही जिम्मेदार हैं, तीनों यहाँ पे अलग अलग भूमिका निभाते हैं, तो उपरोक्त सभी। ये तो सिंपल क्वेश्चन था। इसके बाद 47 को देखते हैं, इसमें कहा गया कि एक हीट वेव अत्याधिक गर्म मौसम की अवधि है जो कि उच्च आर्द्रता के साथ हो सकती है। इसके बाद अधिकांश हीट वेव जो है वो राजस्थान, पंजाब और हरियाणा में विकसित होती हैं और यहीं से ये उत्तर प्रदेश में विस्तृत होती हैं, यानी फैलती हैं। तो इसमें से सही कौन सा है देख लीजिए। 47, इसमें दोनों सही है, मतलब इनका जन्म कहाँ पर होता है, राजस्थान, पंजाब और हरियाणा में होता है, लेकिन वहां से बढ़ते बढ़ते ये यूपी में आ जाती है, और बाकी जो उच्च आर्द्रता के साथ इनकी उपस्थिति है वो भी हो सकती है, तो यहाँ पर दोनों सही। इसके बाद 48 को देखते हैं। 48 में ये कहा जा रहा है कि कौन सा सुमेलित नहीं है। तो मंचूरिया लौह अयस्क के लिए प्रसिद्ध है और ये चीन में है। सिकियांग जो है ये लौह अयस्क के लिए फेमस है और ये चीन में है। इसके अलावा मैग्नीटोरगोस्क ये एल्यूमिनियम अयस्क के लिए फेमस है और ये रूस में है। लॉरेन जो है यहाँ पे आयरन अयस्क की उपस्थिति है और ये फ्रांस में है। इस प्रकार से दे रखा है, इसमें से कोई एक जो है वो सही सुमेलित नहीं है, तो उसे ढूंढना है आपको। बताइए कौन सा। सी वाला जो है मैग्नीटोगोर्स्क, ये एल्यूमिनियम अयस्क दे रखा है और रूस दे रखा है, ये वाला सही नहीं है। ये लौह अयस्क के साथ जुड़ा हुआ है। स्थान तो ठीक है, वैसे भी ये नाम से आपको अंदाजा लग जाएगा कि ये रशिया का है, लेकिन फिर भी यहाँ जो एल्यूमिनियम अयस्क की बात कही है उसकी जगह लौह अयस्क होगा, बाकी सब सही है। इसके बाद चलते हैं आगे, इसका सी वाला आंसर होगा। 49वें नंबर के प्रश्न को देखिए। 49वें में ये कहा जा रहा है कि मानसून की अरब सागर वाली जो शाखा है ये बंगाल की खाड़ी की तुलना में ज्यादा पावरफुल होती है, ज्यादा शक्तिशाली होती है। ये सही बात है। अब ऐसा क्यों है उसका कारण नीचे दिया हुआ है। अरब सागर बंगाल की खाड़ी से बड़ा है विस्तार में। संपूर्ण अरब सागर धारा भारत की ओर बढ़ती है, जबकि बंगाल की खाड़ी का केवल एक हिस्सा भारत में प्रवेश करता है, मतलब उसकी जो शाखा है वो सिर्फ एक, उसका जो भाग होता है वो भारत में प्रवेश करता है। तो आप बताइए कि दोनों में से कौन सा कारण सही है। 49, दोनों सही है, दोनों ही रीजन यहाँ पर परफेक्ट हैं और दोनों यहाँ उत्तरदायी होते हैं और इसके पीछे यही जिम्मेदार कारण है। इसके बाद आगे चलते हैं, 50वें नंबर के प्रश्न को देख लेते हैं। दक्षिण पश्चिमी मानसून की अवधि में तमिलनाडु तट अपेक्षाकृत शुष्क रहता है, क्यों रहता है वो आपको बताना है। अरब सागर की धारा पर वर्षा छाया का प्रभाव होता है। बंगाल की खाड़ी धारा तट के समांतर बहती है, और दोनों सही है, दोनों गलत है, इस प्रकार से दिया हुआ है। तो 50वें नंबर का जो प्रश्न है इसमें दोनों सही है, यानी सी वाला इसका होगा, ए भी सही है और बी भी सही है। इसके बाद 51 को देखते हैं। स्टाम्प का जो वर्गीकरण है उसके संबंध में भारत के जलवायु क्षेत्रों में से कौन सा कथन सही है। तो स्टाम्प ने देश को 2 व्यापक जलवायु क्षेत्रों में बांटा, उत्तर में महाद्वीपीय क्षेत्र और दक्षिण में उष्णकटिबंधीय क्षेत्र, इस प्रकार से। और ये जलवायु क्षेत्र आगे 11 क्षेत्रों में विभाजित हो गए। दोनों सही है, दोनों गलत है, कौन सा इसमें से होगा। तो 51 का सी हो जाएगा, दोनों सही है। स्टाम्प का जो वर्गीकरण था उसमें ये दोनों ही बातें आती हैं, तो इसका सी वाला हो जाएगा। इसके बाद 52 को देखते हैं। 52 में ये कहा जा रहा है कि कोपेन का जो जलवायु वर्गीकरण था उसमें भारत को 10 प्रमुख जलवायु समूहों में बांटा गया या उसमें पहचान की गई, और कोपेन ने वनस्पति और जलवायु के वितरण के बीच में घनिष्ठ संबंध की पहचान की, इस प्रकार से दिया हुआ है। तो आप बताइए सही कौन सा है। 52, इसका जो बी वाला है वो सही है। बी वाला मतलब कोपेन ने जलवायु और वनस्पति दोनों के वितरण के बीच में घनिष्ठ संबंध की पहचान की, ये वाला आपका सही है। और बाकी जो पहला वाला है वो क्या है, ये गलत है। सही बात क्या है, कोपेन ने भारत को 5 प्रमुख जलवायु समूहों में बांटा था, जिसमें से कि 4 जो है वो तापमान पर बेस करते थे और 1 जो है वो वर्षा पर आधारित था। ये इसकी सही इंफॉर्मेशन। इसके बाद 53 को देखते हैं। 53 में ये कहा जा रहा है कि बेसाल्ट समृद्ध, इसमें बेसाल्ट जो है वो समृद्ध है टाइटेनियम, मैग्नेटाइट, एल्यूमिनियम, मैग्नीशियम, इसमें से कौन कौन सा होगा, कौन कौन से तत्व होंगे जरा बताइएगा। तो 53 का जो डी वाला है वो हो जाएगा सभी, उपरोक्त सभी, मतलब ये सभी क्या है, बेसाल्ट समृद्ध है।
इसके बाद 54 को देखते हैं। 54 में कहा गया काली मिट्टी का काला रंग किसके कारण होता है? जो रेगुड़ मिट्टी होती है, ब्लैक सॉयल, उसका रंग काला क्यों होता है? टाइटेनियम मैग्नेटाइट की उपस्थिति के कारण, लोहे के कारण, या जो चट्टान के काले घटक होते हैं उनके कारण, या उपरोक्त सभी। तो 54 का जो करेक्ट आंसर है वो हो जाएगा डी वाला। ये सभी कारण उत्तरदायी होते हैं, कोई एक कारण नहीं है बल्कि तीनों है। तो इसका जो डी वाला है वो सही होगा। इसके बाद 55 को देखते हैं। लैटेराइट मिट्टी के बारे में कौन सा कथन गलत है? जो गलत है उसकी पहचान आपको करनी है। तो यह बॉक्साइट और फेरिक ऑक्साइड से समृद्ध होता है, मतलब बात एक ही है, उन्हीं से समृद्ध होता है। उसके अलावा सिलिका की मात्रा इसमें कम होती है। यह बहुमूल्य निर्माण सामग्री को प्रदान करता है। यह बागानी फसलों जैसे कि चाय, कॉफी, रबड़ आदि के लिए उपयुक्त नहीं है, ऐसे दे रखा है। तो आप बताइए इसमें से गलत कौन सा है? 55 डी वाला गलत है। उन्हीं के लिए तो ये उपयुक्त है और यहाँ दे रखा है कि नहीं है, तो ये सरासर गलत है और बाकी सब सही है इसमें। ठीक है, इसके बाद आगे चलते हैं। 56 को देखते हैं। 56 में ये कहा जा रहा है कि लौ एस्क की खानें निम्नलिखित में से कौन सी हैं? काराजस खान है, इताबीरा खान है, मिनास गेरियास खान है। इसमें से कौन सी लौ एस्क की है और कौन सी नहीं है? तो 56 का जो करेक्ट आंसर है वो आपका हो जाएगा डी वाला। ये सभी जो है ये लौ एस्क की ही खान है। इसके बाद इनकी लोकेशन भी देख लीजिएगा। इसके बाद 57 को देखिए। कर्नाटक में भारत के मैग्नेटाइट एस्क के आधे से अधिक भंडार हैं। झारखंड में भारत के हेमेटाइट एस्क का सर्वाधिक भंडार है। इस प्रकार से दो स्टेटमेंट है, आपको सही उत्तर का चयन करना है। तो 57 को जरा देखकर बताइए। इसका ए वाला होगा, ओडिशा में हेमेटाइट एस्क का सर्वाधिक भंडार है। यहाँ जो दे रखा है इसमें से आपको सही उत्तर का चयन करना था, तो केवल पहला वाला सही। ए को हमने इसीलिए चुना है, केवल पहला। दूसरा गलत है, झारखंड में हेमेटाइट एस्क का सर्वाधिक भंडार है, ये गलत है। ये कहाँ पर है? ओडिशा में। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 58 को देखते हैं। 58 में कहा गया है कि कौन सा गलत है? तो बाराबिल मोइरा घाटी ओडिशा, उसके आगे लिखा है बेलाडीला खान, ये छत्तीसगढ़ में है। नोमंडी जो है ये झारखंड में है और बाबा बूदन पहाड़ियां जो है ये केरल में है। गलत कौन सा है आप बताइए? तो बाबा बूदन जो दे रखा है ये असल में कर्नाटक में है, केरल में नहीं है। तो डी वाला इसका रॉन्ग हो जाएगा। देखकर भी वैसे साफ साफ मालूम होता है। इसके बाद 59 को देखते हैं। 59 में कहा गया है कि कौन सा कथन सही है? तो कोयले को काला सोना कहा जाता है, ऐसे कहा गया। कोयले के सभी प्रकारों का विभाजन कार्बन, ऐश और नमी के आधार पर होता है। इसके अलावा दोनों सही है, दोनों गलत है, ये विकल्प दे रखा है। तो बताइए इसमें से कौन सा होगा? 59 का जो करेक्ट आंसर है वो हो जाएगा सी वाला, दोनों सही है। कोयले को काला सोना कहा जाता है और कोयले के प्रकारों का विभाजन कार्बन, ऐश और नमी के आधार पर होता है। इसके बाद छत्तीसगढ़ में कौन सा कोयला क्षेत्र नहीं पाया जाता है? पाया जाता है वो तो ठीक है, लेकिन नहीं पाया जाता है जो आपको तलाशना है। हसदो, ये हसदो अरंड कोयला क्षेत्र है। इसके अलावा झिलमिली है, हुटर कोयला क्षेत्र है और चिरमिरी है। नाम बहुत अच्छे अच्छे हैं, तो इन्हें आप देख लीजिए कौन सा छत्तीसगढ़ का नहीं है। 60वें नंबर को देख लीजिए, इसमें सही उत्तर आपका सी वाला हो जाएगा। हुटर जो है, हुटर कोलफील्ड, ये झारखंड में है। ये झारखंड का हिस्सा है, न कि छत्तीसगढ़ का। और बाकी जो है ये छत्तीसगढ़ की प्रॉपर्टी है और पहले मध्य प्रदेश की थी। तो मध्य प्रदेश से एक बड़ा खनिज वाला क्षेत्र यहाँ छत्तीसगढ़ के रूप में अलग हो गया और वैसे ही बिहार से झारखंड के रूप में एक बड़ा खनिज क्षेत्र जो है वो जाता रहा। ये सब राज्यों के विभाजन का नुकसान है। इसके बाद 61वें नंबर के प्रश्न को देखिए। फायदे भी होते हैं, नुकसान भी होते हैं। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कामचटका प्रायद्वीप और सखालिन द्वीप, इसके पास महत्वपूर्ण तेल भंडार हैं और वेनेजुला पश्चिमी गोलार्ध में सबसे बड़ा तेल उत्पादक या तेल निर्यातक है। उत्पादक को जाने दीजिए, निर्यातक है, ऐसे दे रखा है। तो सही कौन सा है ये आपको बताना है। इसमें से अगर आप ध्यान से देखें तो इसका दोनों सही, दोनों ही जो स्टेटमेंट है वो परफेक्ट है, इसलिए हम सी का चयन करते हैं। इसके बाद 62 को देखिए। मैग्नीज के संदर्भ में इनमें से कौन सा कथन जो है वो सही है आपको बताना है। मैग्नीज एक मुक्त तत्व के रूप में नहीं पाया जाता है। यह लौह के साथ संयोजन में प्राप्त होता है। मुक्त तत्व के रूप में जब नहीं पाया जाता है तो कैसे पाया जाता है? मिश्रित अवस्था में। तो लोहे के साथ ये संयोजित होता है, ऐसे दे रखा है। आप बताइए सही कौन सा है? 62। तो दोनों सही है। इसमें जो दोनों स्थिति है, मुक्त तत्व के रूप में नहीं पाया जाता है और संयोजन किसके साथ होता है? लोहे के साथ। सी वाला इसका होगा। इसके बाद 63 की ओर चलते हैं। 63 में यूरेनियम के बारे में कहा गया है। तो इसमें स्टेटमेंट नंबर ए में दिया है कि कनाडा में सिगार झील, मैक आर्थर रिवर या रिवर बेसिन जो है यह एक महत्वपूर्ण यूरेनियम खनन स्थल के तौर पर जाना जाता है। उच्च गुणवत्ता वाले भंडार केवल कनाडा के अथाबास्का बेसिन में पाए जाते हैं। ओलंपिक बाद ऑस्ट्रेलिया में एक यूरेनियम की खान है, इस प्रकार से दिया हुआ है और डी वाले में कहा है कि सभी सही है। तो आप बताइए कि सही कौन सा है? 63। इसमें सभी सही है, जितनी इन्फॉर्मेशन है वो सभी परफेक्ट है। उच्च गुणवत्ता वाला जो भंडार है वो केवल कनाडा के अथाबास्का बेसिन में पाया जाता है, बाकी कई जगह पे पाया जाता है, लेकिन जो हाई क्वालिटी वाला होता है वो सिर्फ यहीं पर है। आगे चलते हैं। 64 को देखिए। सांता एना के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। 3 स्टेटमेंट दिए हुए हैं। यह शुष्क और गर्म स्थानीय हवा है। यह चिनूक और फान हवाओं के समान होती है। इनके द्वारा मिट्टी को सुखाने के कारण इसे जलवायु के लिए खतरा माना जाता है, मतलब ये नमी को सोख लेता है। तो बताइए सांता एना के बारे में इसमें से कौन सा कथन आपका सही है? 64 में डी वाला होगा, यानी जितने दिए हैं वो सभी सही है। जलवायु के लिए इसे खतरा माना जाता है। और क्यों माना जाता है? क्योंकि ये मिट्टी को शुष्क बना देता है। इसके बाद 65 में लू के बारे में, अब गर्म हवाओं के बारे में यहाँ बात चल रही है, तो लू के संबंध में कौन सा कथन गलत है? गलत के कथन की आपको चुनाव करनी है। तो थार रेगिस्तान से इसका उत्पन्न होता है, मतलब उद्भव होता है। इसके बाद उत्तर पूर्व और पूर्वी दिशा की ओर ये बढ़ता है, पश्चिम में जनरेट होता है और उत्तर पूर्व और पूर्वी दिशा में प्रवाहित होता है।
यह शुरुआती दिनों में गर्मियों के दौरान हावी होती है। जो गर्मी की शुरुआत होती है, मतलब अप्रैल का शुरुआती समय, पूरी अप्रैल और मई का कुछ जो हिस्सा होता है उसमें ये लू सक्रिय रहती है और इसे पर्यावरण के लिए खतरा माना जाता है। गलत कौन सा है ये आपको बताना है। 65, तो 65 का जो बी वाला है वही गलत है। ये जो बी वाला इसका है यही गलत है। इसको अगर ध्यान से देखिए तो उत्तर पश्चिम और पश्चिम की ओर ये बढ़ता है, इसका जो प्रवाह है वो उधर की ओर ही होता है। इसके बाद 66 को देखिए। 66 वाले प्रश्न में कहा गया है कि कौन सा गलत है। अब यहाँ 4 स्टेटमेंट दिए हैं। तो स्टेपीज घास के मैदान ज्यादातर पेड़ों से रहित होते हैं। स्टेपीज महाद्वीप के आंतरिक भाग में पाए जाते हैं। स्टेपीज को ऑस्ट्रेलिया में पुस्ताज के नाम से जाना जाता है और स्टेपीज पर पछुआ पौनों का प्रभाव अधिक होता है। इस प्रकार से दिया हुआ है। गलत कौन सा है? कोई एक ही गलत है, कौन सा है बताइए। तो देखिए हंगरी में पुस्ताज जो है या ऑस्ट्रेलिया में, मतलब हंगरी में इन्हें पुस्ताज और ऑस्ट्रेलिया में डाउन्स कहा जाता है, ये इनका नाम है। तो यहाँ अगर देखा जाए तो सी वाला जो स्टेपीज को ऑस्ट्रेलिया में पुस्ताज के नाम से जाना जाता है यही गलत है, बाकी सब सही है। इसके बाद 67 को देखिएगा। प्रशांत महासागर में कौन सी ट्रेंच पाई जाती है? इंजू ट्रेंच पाई जाती है, टोंगा पाई जाती है, मारियाना पाई जाती है। कौन कौन सी पाई जाती है आपको बताना है। तो 67 का हो जाएगा डी, सभी इसमें पाए जाते हैं, जितने हैं सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 68 को देख लीजिए। 68 में कहा गया है कि हिंद महासागर में निम्नलिखित में से कौन सा जल डमरू मध्य पाया जाता है, मतलब कौन सी स्टेट जो है वो पाई जाती है। तो बाब अल मंडेल की जल संधि पाई जाती है, या होर्मुज का जल डमरू मध्य पाया जाता है। हिंदी वाला नाम ज्यादा अच्छा है। लोम्बोक जल डमरू मध्य पाया जाता है, या उपरोक्त सभी, कौन सा होगा। तो इसमें से अगर आप देखें 68 को तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा डी वाला। इसमें जितने हैं सभी पाए जाते हैं, बाब अल मंडेल, होर्मुज और लोम्बोक। इसके बाद आगे चलते हैं 69 को देखते हैं। महासागरों की उत्पत्ति के लिए कौन से कारक उत्तरदायी हैं? सूर्यातप, हवा, कॉरियोलिस बल, लवणता। महासागरों को इसमें से कौन उत्पन्न करता है, कौन से कारक होंगे देख लीजिए। तो 69 का जो करेक्ट आंसर है वो बी हो जाएगा, यानी 1, 2, 3 एंड 4 ये चारों ही कारक होते हैं। सूर्य का तापमान भी होता है, हवा भी होती है, कॉरियोलिस फोर्स भी होता है और लवणता भी होती है। ये सब मिलकर महासागरों को स्थिर बनाकर रखती है या उनकी उत्पत्ति के लिए उत्तरदायी। तो इसका बी वाला सही होगा। इसके बाद 70 नंबर के प्रश्न को देखिएगा। इसमें कहा जा रहा है कि महाद्वीप के पश्चिमी भाग पर 20 से 30 डिग्री अक्षांशों के बीच में गर्भ रेगिस्तान क्यों स्थित होते हैं? प्रति चक्रवाती स्थिति के कारण। जब पूरब से पश्चिम की तरफ नमी से भरी हुई हवाएं बहती हैं तो पूर्वी हिस्से पर अपनी नमी बिखेरती हैं। इस कारण यह पश्चिमी तट के पास वाला जो क्षेत्र होता है वहां पे गर्म महासागरीय धाराओं की उपस्थिति के कारण। मतलब इसमें से कौन सा इसमें रीजन होना चाहिए ये आपको बताना है। उत्तर दिया हुआ है, उत्तर देख लीजिए। इसमें से उत्तर आपको तलाशना होगा। तो 70 नंबर का जो प्रश्न है वो ए वाला इसका सही होगा, मतलब पश्चिमी तट के साथ ठंडे महासागरीय धाराओं की उपस्थिति जो होती है उसके कारण। इसका ए वाला सही है और ए का मतलब ये हुआ कि पहला और दूसरा इसमें सही है। ये वाला जो है पश्चिमी तट के साथ गर्म महासागरीय धाराओं की उपस्थिति, तो गर्म नहीं होती है बल्कि ठंडी होती है, बाकी दोनों सही है। इसके बाद आगे चलते हैं 71 को देखते हैं। 71 में ये कहा जा रहा है कि मिलान कीजिए। मोंटे रेगिस्तान है, गोबी रेगिस्तान है, सिम्पसन है और मोजावे है। ये कहाँ पर स्थित है आपको मिलान करके देखना है। ऑस्ट्रेलिया, चीन, अर्जेंटीना और यूएसए। तो इस प्रकार का डेजर्ट और लोकेशन वगैरह आपने पढ़ी होगी, घास के मैदान वगैरह पढ़ते हैं, तो उसी से आपका हो जाएगा। यहाँ कौन सा किससे मैच करेगा देख लीजिए। तो 71 का जो मैचिंग है उसमें अगर आप ध्यान से देखें तो जो मोंटे डेजर्ट है वो ऑस्ट्रेलिया का है, गोबी जो है वो चाइना का है, सिम्पसन जो है वो अर्जेंटीना का है और मोजावे जो है वो यूएस का है। तो इसका सही कौन सा होगा? ए वाला होगा, यानी 1C, 2B, 3A और 4D। इसके बाद 72 को देखिए। दक्षिण हिंद महासागर धारा जो है, ये समुद्री धारा के बारे में कहा जा रहा है। दक्षिणी हिंद महासागर की जो धारा है उसके बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। दक्षिणी हिंद महासागर धारा 2 शाखाओं में बढ़ जाती है। मेडागास्कर के पूर्व में बहने वाली को मोजाम्बिक धारा कहा जाता है और मोजाम्बिक और पश्चिमी मेडागास्कर के बीच में अगुलहास धारा कहते हैं। मतलब बीच वाली जो धारा होती है उसको अगुलहास कहा जाता है। तो गर्म जल धाराएं और ठंडी जल धाराओं में आपने इसे जितने भी नाम है वो देखे होंगे। बताइए इसमें से कौन सा कथन आपका सही है। इसमें आपने देखा, तो इसका जो करेक्ट आंसर है 72 का वो हो जाएगा ए वाला। ए का मतलब यह है कि केवल इसमें जो पहला है वही सही है। दक्षिणी हिंद महासागर की धारा 2 शाखाओं में बढ़ जाती है, ये वाला इसका सही है। मेडागास्कर से पूर्व की ओर बहने वाली जो धारा है वो अगुलहास है और मोजाम्बिक और पश्चिमी मेडागास्कर के बीच में मोजाम्बिक की धारा होती है, ये इसकी लोकेशन है। तो बाकी दोनों इसमें गलत है, इसका सिर्फ ए वाला सही है। इसके बाद नेक्स्ट अगले प्रश्न यानी 73 को देखते हैं। महासागरीय जल किसके द्वारा गर्म किया जाता है? कारण क्या है? सूर्य के विकिरण का अवशोषण होता है, परंपरागत धाराओं के कारण होता है, घर्षण के कारण गर्मी पैदा होती है, या उपरोक्त सभी। तो कारण जितने हैं सभी जायज मालूम होते हैं। फिलहाल आप बताइए कौन सा होगा। तो 73 का डी ही होगा। जितने कारण है सब उत्तरदायी है। घर्षण से भी गर्मी पैदा होती है, परंपरागत धाराएं भी गर्मी का स्थानांतरण करती हैं और सूर्य के विकिरण का अवशोषण, ये तो सबसे बड़ा कारण है। तो इसका जो डी वाला है वही उत्तर होगा। अब यहाँ ये पूछा जाता है कि सर्वाधिक प्रभावित करने वाला इसमें से कारक कौन सा है, तो आप सूर्य के विकिरण को ही चुनते। इसके बाद 74 को देखिए। 74 में ये कहा गया है कि निम्नलिखित कारणों में से कौन सा महासागरों के तापमान के वितरण को प्रभावित करता है? एल्बिडो, परिवृत्त सागर, जलीय कटकों की उपस्थिति, महासागर का आकार। इसमें से आपको सही विकल्प का चुनाव करना है। 5वें में कोई विकल्प नहीं दिया है, कहा है सही विकल्प चुनिए। कोई बात नहीं, 4 कारण इसमें दिए हुए हैं। बताइए कौन सा प्रभावित करता है? 74। तो 74 में जितने दिए हैं सभी कारक जिम्मेदार होते हैं। मतलब एल्बिडो भी प्रभावित करता है, इसके अलावा परिवृत्त सागर जो होते हैं यानी इनक्लोज सी वो भी प्रभावित करते हैं,
जलीय कटकों की उपस्थिति, ये भी यहाँ पे काम करते हैं। रिज जो होती है उनके बारे में कहा जा रहा है। और महासागर का आकार तो सबसे बड़ा उत्तरदायी कारण होता है। तो ये सब मिलकर यहाँ महासागरीय जो तापमान होता है उसके वितरण को प्रभावित करते हैं। 75 को देखिए, महासागरों के सतही जल का औसत तापमान लगभग 27 डिग्री सेल्सियस है। बढ़ते अक्षांश के साथ तापमान में कमी की दर सामान्यतः प्रति अक्षांश 1 डिग्री सेल्सियस होती है। यानी ऊपर जो उच्च अक्षांश होते हैं उनकी तरफ बढ़ने पर, यानी ध्रुवों की ओर बढ़ने पर तापमान में कमी आती है, तो जग जाहिर बात है। तो एक अक्षांश आगे बढ़ने पर 1 डिग्री सेल्सियस तापमान कम हो जाता है, ऐसा यहाँ पर कहा हुआ है। तो आप बताइए सही कौन सा है। 75 का जो करेक्ट आंसर है वो ए हो जाएगा। ए का मतलब है कि सिर्फ पहला इसमें सही है, 27 डिग्री सेल्सियस, ये वाला जो है ये सही है, दूसरा वाला गलत है। एक अक्षांश के साथ जो तापमान में आमतौर पे कमी होती है वो लगभग 0.5 डिग्री सेल्सियस प्रति अक्षांश के आसपास मानी जाती है। मतलब पूरा एक नहीं कम हो जाता है, बल्कि आधे आधे के तौर पे कम होता है, 0.5। इसके बाद आगे चलते हैं, 76 को देखते हैं। यहाँ पर दीर्घ ज्वार के कारण पूछे गए हैं। स्प्रिंग टाइड्स जो होते हैं, चंद्रमा और सूर्य पृथ्वी को एक ही दिशा में गुरुत्वाकर्षण से खींचते हैं, समुद्र के तटों में कटाव, ये दोनों कारण दिए हुए हैं। तो दोनों सही है या दोनों गलत है, कौन सा इसमें से होगा। 76 का जो करेक्ट आंसर है वो हो जाएगा ए वाला, यानी सिर्फ पहला सही है। चंद्रमा और सूर्य दोनों पृथ्वी को एक ही दिशा में गुरुत्वाकर्षण से खींचते हैं और इसी कारण दोनों का जब सम्मिलित गुरुत्वाकर्षण यहाँ काम करता है तो पानी के ऊपर जो फोर्स अप्लाई होता है वो इसे और ऊंचा उठाता है, तो ये दीर्घ ज्वार का कारण होता है। जो दूसरा वाला समुद्र तट में कटाव दिया है ये सही नहीं, इसका सिर्फ ए वाला होगा। इसके बाद चलते हैं आगे, 77 को देखिए। इसमें कहा जा रहा है कि निम्नलिखित तत्वों पर विचार कीजिए। पहाड़ों में एक छोटा शिखर और एक व्यापक आधार हो सकता है और पहाड़ पानी का भंडार है, ऐसे दे रखा है। कौन सा सही है इसमें से। अब ये प्रश्न देखने में थोड़ा सा अनोखा है, लेकिन दोनों सही है। पहाड़ जो है वो पानी का भंडार है। क्यों भंडार है, क्योंकि पहाड़ों में अधिकतर ग्लेशियर की उपस्थिति होती है या सोते होते हैं, जिनसे कि सदा नीरा नदियां जन्म लेती हैं, तो ये पानी के भंडार है। अब गंगा नदी में इतना पानी कहाँ से आ रहा है, वो गंगोत्री ग्लेशियर से आ रहा है, और ग्लेशियर है कहाँ पे, तो हिमालय में है। तो अधिकतर पानी जो पहाड़ जो होते हैं वो पानी का भंडार होते हैं, ठीक है। और इसके अलावा इनमें छोटा शिखर होता है और व्यापक आधार होता है। अगर आधार और शिखर दोनों व्यापक हो जाए तो वो पठार हो जाएंगे, तो इसका दोनों सही है। इसके बाद 78 को देखिए। अटलांटिक महासागर के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। अटलांटिक महासागर का समुद्र तट अत्यधिक कटावदार है, कटाफटा है। यह सबसे अधिक व्यस्त महासागर है। बताइए कौन सा सही है। 78 दोनों सही है। इसका तट जो है वो बहुत कटावदार है, यस के आकार की इसकी आकृति है, आप जानते हैं। और इसमें जो इसका तट है वो बहुत ज़्यादा कटावदार है और सबसे व्यस्त महासागर है, और इसी में गॉडजिला रहता है, ये भी आपने सुना होगा। तो चलिए आगे चलते हैं। इसके बाद 79, इंसोलेशन में भिन्नता पैदा करने वाले कारक है। अपनी धुरी पर पृथ्वी का घूर्णन। देखिए इंसोलेशन जो होता है उसमें भिन्नता किस कारण से पैदा होती है, तो कारण नीचे दिया है। अपनी धुरी पर पृथ्वी जो घूमती है, घूर्णन करती है वो लट्टू के समान, और सूर्य की किरणों के झुकाव का कोण, इसके अलावा दिन की लंबाई और वायुमंडल की ट्रांसपेरेंसी यानी पारदर्शिता। तो इसमें से कौन सा कारण होगा बताइए। 79 का जो करेक्ट आंसर है वो हो जाएगा डी वाला। जितने कारण है वो सभी होंगे, यानी उपरोक्त सभी, ये सभी कारण यहाँ पे इंसोलेशन में भिन्नता को यानी वेरिएशन को जन्म देते हैं। इसके बाद 80 को देखिए। कौन सा आर्द्र भूमि सही सुमेलित है, मतलब कौन सी आर्द्र भूमि सही सुमेलित है, तो पेंटानल है, वासुर राष्ट्रीय उद्यान है और काकाडू आर्द्र भूमि है। इसके आगे ब्राजील, इंडोनेशिया और ऑस्ट्रेलिया दिया हुआ है। तो सुमेलित इसमें से कौन सा है बताइए। 80, तो 80 का हो जाएगा ए। जितने हैं सभी सुमेलित है, यानी पहला, दूसरा और तीसरा। इनकी जो मैचिंग है उसको याद रखिएगा, कौन सी कहाँ पर लोकेट करती है। इसके बाद ये भी देख लीजिएगा कि ये सब रामसर में शामिल है अथवा नहीं, उससे बाहर है या अंदर है। इसके बाद 81 को देख लीजिए। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। दो स्टेटमेंट आप ऊपर देख रहे हैं और नीचे वाले दो निकम्मे हैं। तो ऊपर वाले को देखते हैं। प्रशांत महासागर में मुख्य रूप से लवणता में भिन्नता अपने आकार और बड़े क्षेत्रफल के कारण होती है। गंगा नदी द्वारा नदी की आमद के कारण बंगाल की खाड़ी में कम लवणता की प्रवृत्ति देखी जाती है। मतलब जितना पानी गंगा नदी उसमें ले जाकर उड़ेलती है तो उसकी वजह से लवणता का स्तर वहां पे कम हो जाता है, पानी की लवणता कम हो जाती है, क्योंकि नदी का मीठा पानी उसमें जाकर मर्ज हो जाता है। तो कौन सा इसमें से सही है देख लीजिए। पहला जो बी वाला है वो तो सही है। ए वाले पे जरा विचार कीजिएगा, प्रशांत महासागर वाला। तो 81 का जो करेक्ट आंसर है वो सी हो जाएगा। दोनों ही सही है। प्रशांत महासागर में आकार और क्षेत्रफल उसका काफी विस्तृत है, सबसे बड़ा है, इसी कारण यहाँ लवणता में भिन्नता होती है। और बंगाल की खाड़ी में जो कम लवणता है उसका रीजन यही है, तो इसमें सी होगा। इसके बाद 82 को देखते हैं। 82 में कहा गया कि पृथ्वी का एल्बिडो कैसे बढ़ सकता है, उसको कैसे बढ़ाया जा सकता है। समुद्री जल का छिड़काव करके, परावर्तन को बढ़ाने के लिए छतों पर सफेद रंग लगाकर बनाया जा सकता है, या फिर सफेद एरोसोल का स्ट्रेटोस्फीयर में छिड़काव किया जाए जो कि अंतरिक्ष तक सूर्य के प्रकाश को परावर्तित कर सके। इस प्रकार से है और उपरोक्त सभी। तो इसमें से कौन सा होगा। ये सभी कारण जो है, मतलब जितने भी तरीके हैं, उनसे एल्बिडो को बढ़ाया जा सकता है, यानी उसकी जो परावर्तक क्षमता है उसमें वृद्धि, इजाफा किया जा सकता है। तो इसका जो डी वाला है वो सही होगा। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 83 को देखते हैं। ज्वार किस आधार पर जगह जगह पर भिन्न भिन्न होते हैं, मतलब उसके पीछे रीजन क्या होता है। आवृत्ति, दिशा या गति या तीव्रता, इसमें से कौन सा होगा। तो ये जितने भी दिए हुए हैं इसमें से आपका बी वाला हो जाएगा, यानी पहला, दूसरा और तीसरा। मतलब केवल आवृत्ति, दिशा और चाल ये ज्वार की भिन्नता का आधार होती है। तीव्रता उसमें शामिल नहीं है। तीव्रता देखने में तो लगता है, लेकिन तीव्रता यहाँ पे उसके साथ इंक्लूड नहीं है। तो पहला, दूसरा, तीसरा यानी बी वाला सही है। इसके बाद 84 को देखिए।
ज्वारीय भित्ति हुगली नदी में सामान्य है। सबसे शक्तिशाली ज्वारीय भित्ति जो है वो क्वेंगतांग नदी में होती है। इस प्रकार से दिया हुआ है, आपको बताना है सही कौन सा है, इसमें से कौन सा होगा देख लीजिए। तो 84 का जो करेक्ट आंसर है वो सी हो जाएगा। दोनों सही है, इसमें ये भी सही है और ये भी सही है, तो इसका सी वाला सही है। इसके बाद 85 में कहा गया है कि कौन सा कथन गलत है। ज्वार स्थिर होते हैं और इनकी भविष्यवाणी की जा सकती है, मतलब इनकी आने की तिथि समय सब निश्चित होता है, तो भविष्यवाणी हम कर सकते हैं। ज्वारीय भित्ति का अनुमान कम लगाया जा सकता है और यह खतरनाक हो सकती है। जो टाइडल बोर्स होती हैं ये प्रेडिक्टेबल नहीं होती हैं, मतलब इनका अनुमान लगाना काफ़ी कमज़ोर आंकड़ा होता है। तो आप बताइए गलत कौन सा है। 85 का जो डी वाला है वो होगा, यानी न तो ए और न ही बी, अर्थात दोनों सही हैं, तो इसका दोनों में से कोई नहीं। इसके बाद आगे चलते हैं, 86 को देख लेते हैं। तटीय प्रवाल भित्ति के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। तो यह सीधे तट से ही उपजे रहते हैं और प्रवाल भित्ति का सबसे आम प्रकार यही है, मतलब आमतौर पर जो ज़्यादातर प्रवाल भित्तियाँ होती हैं वो इसी प्रकार की होती हैं, ऐसे दिया हुआ है। तो आप बताइए कौन सा होगा। 86 का सी हो जाएगा, दोनों सही है। इस प्रकार की प्रवाल भित्तियाँ ज़्यादा पाई जाती हैं और ये सीधे तट से ही उपजते हैं, तो सी वाला इसका परफेक्ट है। इसके बाद 87 को देखिए, बेसिक लावा के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। दो प्रकार के लावा होते हैं, एक तो एसिडिक होता है, दूसरा बेसिक होता है। तो यह बहुत ज़्यादा गाढ़ा होता है, इसमें सिलिका का प्रतिशत ज़्यादा होता है, रचनात्मक सीमाओं के पास इसकी उपस्थिति आम बात है और उपरोक्त में से कोई नहीं। तो बेसिक लावा के बारे में अगर आप जानते हैं तो आप आराम से कर लेंगे। 87 का क्या होगा बताइए। 87 का जो करेक्ट आंसर है वो सी हो जाएगा। देखिए, अत्याधिक गाढ़ा और उच्च प्रतिशत में सिलिका की मात्रा जो है वो अम्लीय लावा में होती है। इसमें जो कथन सही है उसी का आपको चुनाव करना है, तो सी वाला इसमें सही है। बाकी जो है वो दोनों स्टेटमेंट ऊपर वाले गलत हैं। गाढ़ापन इसमें नहीं होता है, इसमें गाढ़ापन कम होता है, गाढ़ापन अम्लीय लावा में ज़्यादा होता है और उसी में सिलिका का परसेंटेज भी ज़्यादा होता है। इसके बाद आगे चलते हैं, 88 को देखते हैं। तो 88 में कहा जा रहा है कि दुनिया भर में सभी गीजर 3 प्रमुख क्षेत्रों आइसलैंड, न्यूजीलैंड और यूएसए तक सीमित है। साइनोबैक्टीरिया की उपस्थिति के कारण कुछ झरने जो है वो बहुत कलरफुल होते हैं, काफ़ी अच्छा नज़ारा होता है। तो इसमें से आपका कौन सा सही है ये बताना है, बताइए। 88 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा सी, दोनों ही सही है। दुनिया के लगभग जितने ही गीजर हैं, मतलब जितने भी गर्म पानी के सोते हैं, वो 3 प्रमुख क्षेत्रों में स्थित है, आइसलैंड, न्यूजीलैंड और यूएसए। साइनोबैक्टीरिया की उपस्थिति के कारण ये कुछ रंगीन भी होते हैं, कुछ नहीं अच्छे खासे रंगीन होते हैं, ये इसमें कहा गया है। इसके बाद आगे चलते हैं, 89 नंबर का जो प्रश्न है उसको देखिएगा। कौन सा जोड़ा सही ढंग से मेल नहीं खाता है। तो एटलस पर्वत, टूबकल, इसके अलावा काकस पर्वत, अल्बोर्ज पर्वत, आल्पस पर्वत, माउंट ब्लॉक और उपरोक्त सभी सही ढंग से मेल नहीं खाता है, ये आपको खोजना है। तो 89 का हो जाएगा बी। कॉकस जो है ये माउंट एल्ब्रूस होगा इसमें, और यहां पर दिया हुआ है एल्बोर्ज, तो ये वाला जो है ये गलत हो जाएगा। इसके बाद आगे चलते हैं, यहाँ 90 नंबर का जो प्रश्न है उसे देखिएगा। विश्व में सर्वाधिक ऊंचे ज्वालामुखी एंडीज में पाए जाते हैं। एंडीज पर्वतमाला जो है उसमें सबसे ऊंचे ज्वालामुखी पाए जाते हैं और एंडीज सर्वाधिक लंबी महाद्वीपीय पर्वत श्रेणी है, ऐसा इसमें कहा गया है। तो आप बताइए कौन सा सही है। 90 का सी हो जाएगा, दोनों सही है। यहाँ पर लंबाई की बात की जा रही है, तो एंडीज जो है वो सबसे लंबी महाद्वीपीय पर्वत श्रेणी है और सबसे ऊंचे ज्वालामुखी यहीं पर पाए जाते हैं। अगर हिमालय में पाए जाते तो सबसे ऊंचे वही हो जाते, लेकिन ऐसा है नहीं। इसके बाद 90 के बाद 91 को देख लीजिए। 91 में कहा जा रहा है कि जो वलित पर्वत होता है यानी फोल्डेड माउंटेन होता है, इसमें से कौन सा कथन उसके बारे में सही है। तो पृथ्वी का अवस्थित सबसे युवा पहाड़, सबसे नौजवान जो पहाड़ होता है वो वलित पर्वत होता है, जैसे कि हिमालय, और विस्तार काफी लंबा होता है, चौड़ाई कम होती है। अच्छा, इसके बाद आवर्तक भूकंप एक सामान्य विशेषता है और उपरोक्त सभी। अब आप बताइए कौन सा होगा। तो 91 का जो करेक्ट आंसर होना चाहिए वो सभी होना चाहिए, जितने हैं सब के सब यहाँ पर सही है। विस्तार जो है वो काफ़ी ऊंचा होता है, चौड़ाई कम होती है, मतलब फैलाव कम होता है और ऊंचाई ज़्यादा होती है, ये हिमालय की विशेषता है। और ऐसे जितने वलित पर्वत है उनकी विशेषता होती है। ये जब पृथ्वी पर दबाव दोनों ओर से पड़ता है, संपीड़न बल लगता है, तो इसकी वजह से बीच में ऐसे मोड़ आ जाता है और वही मोड़ ऊंचा हो जाता है, तो ये वलित पर्वतों का आकार ले लेता है इस प्रकार से। और आवर्तक भूकंप यहाँ की विशेषता होते ही है। इसके बाद आगे चलते हैं, हिमालय जो है वो नौजवान है, अभी भी विकसित हो रहा है, उसकी लंबाई बढ़ रही है। इसके बाद ब्लॉक पर्वत के संदर्भ में इनमें से कौन सा कथन आपका सही है ये आपको बताना है। तो उठे हुए ब्लॉक पर्वत को हार्स्ट पर्वत कहा जाता है, कम उठे हुए ब्लॉक पर्वत को ग्राबेन कहा जाता है, ये इसका संबोधन है। तो आप बताइए कि दोनों में से कौन सा सही है। 92 का जो करेक्ट आंसर है वो सी हो जाएगा, दोनों सही है। मतलब जो ज़्यादा उठा हुआ ब्लॉक पर्वत होता है उसको हार्स्ट कहा जाता है और जो कम उठे होते हैं उनको ग्राबेन कहा जाता है, दोनों ही इसमें सही है। इसके बाद 93 को देखते हैं। 93 में ये कहा गया है कि तटीय पर्वत निम्नलिखित में से कौन से हैं। रॉकीज, एप्लेशियन, एल्पाइन और वॉस्जेज, कौन सा होगा इसमें से। 93, तो 93 का जो बी वाला है वो हो जाएगा। वॉस्जेज जो है, मतलब इसमें बी का मतलब ये हुआ कि पहला, दूसरा और तीसरा यही जो है इसमें आपके तटीय पर्वत है। लेकिन जो वॉस्जेज है इसके बारे में अगर देखा जाए तो ये अंतर्देशीय पर्वत है, न कि तटीय। इसके बाद आगे चलते हैं, 94 को देखते हैं। कैलिडोनियन पर्वत के बारे में पूछा है। एप्लेशियन है, अरावली है, महादेव है या उपरोक्त सभी है। कौन से इसमें से कैलिडोनियन पर्वत है। आपने ज्योग्राफी में कैलिडोनियन पर्वतों और हलचलों के बारे में पढ़ा होगा। तो 94 का हो जाएगा, जितने हैं सभी, ये तीनों ही नाम जो है ये कैलिडोनियन के ही नमूने हैं। इसके बाद 95 को देखिएगा। इनमें से कौन सा एक ज्वालामुखी पर्वत है। माउंट एंकोकुगुआ, इसके अलावा किलिमंजारो है, मौना किया है और फुजियामा है, जापान वाला। तो इसमें से कौन से ज्वालामुखी है बताइए।
ये 95 आपका है और इसमें ए वाला होगा जितने ही है सभी ज्वालामुखी पर्वत है। माउंट फूजी जो है इसको जापान में देवता मानकर पूजा जाता है, सच्चा सिपाही कहा जाता है। ये एक ज्वालामुखी पर्वत है और लंबे समय से सोया हुआ है, लेकिन कब जाग जाएगा कुछ भरोसा नहीं। बाकी सभी भी हैं। इसके बाद आगे चलते हैं 96 को देखते हैं। यहाँ पर राज्य और तटरेखा दी हुई है। अभी दुनिया का भ्रमण हम लोग कर रहे थे, फिर भारत में आ गए। तो राज्य दिया है केरल, तमिलनाडु, महाराष्ट्र और कर्नाटक। तटरेखा इसकी दी हुई है 280 किलोमीटर, 906.90, 652.60 और 569.70। ये सभी किलोमीटर में है। तो मिलाकर देखिए कौन सा किससे मैच करेगा। 96 का जो डी वाला है वो सही इसमें होगा, मतलब 4 2 3 1। पहले वाले का क्या हो जाएगा, चौथा हो जाएगा। दूसरे वाले का दूसरा सही है, तीसरे वाले का तीसरा सही है और चौथे वाले का पहला हो जाएगा। ये इसकी मैचिंग है। आगे चलते हैं 97 को देखते हैं। 97 में कहा गया है कि स्वतंत्र भारत में शामिल होने वाले संघ शासित जो प्रदेश हैं उनमें से निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प सही है। तो पुडुचेरी को 1 नवंबर 1954 में भारत में शामिल किया गया, ऐसे दिया हुआ है। जो दादरा नगर हवेली है उसको 1 अगस्त 1961 को भारत में शामिल किया गया और दमन द्वीप को 19 दिसंबर 1961 में भारत में शामिल किया गया। गोवा को 21 दिसंबर 1961 को भारत में शामिल किया गया। इस प्रकार से दिया हुआ है। तो आप बताइए इसमें से सही कौन सा है। जो सही चयन होगा उसको आप करेंगे। तो इसमें अगर आप देखें तो इसका सी वाला होगा, यानी पहला, तीसरा और चौथा जो है वो सही है। सी वाला आप देख रहे हैं ना, यहाँ पे पहला, तीसरा और चौथा सही है। पहला सही है, तीसरा सही है, चौथा सही है, लेकिन दूसरा वाला गलत है। नागर हवेली को 1 अगस्त 1961 को भारत में शामिल किया गया। 2 अगस्त 1954 को इसको भारत में शामिल किया गया, न कि 1 अगस्त 1961 को। 2 अगस्त 1954 ये डेट थी 1954 की। आगे चलते हैं, बाकी तीनों सही है। इसके बाद 98 नंबर का जो प्रश्न है उसको देखिएगा। कंचनजंगा विश्व की 8489 मीटर तीसरी सबसे ऊंची चोटी, तीसरी। इसके बाद काली और तीस्ता नदियों के बीच का जो स्थित हिमालयी क्षेत्र है उसको नेपाल हिमालय के नाम से जाना जाता है। ब्रह्मपुत्र नदी हिमालय की सबसे पूर्वी सीमा का निर्माण करती है। तीस्ता और दिहांग नदियों के बीच में स्थित हिमालय के भाग को असम हिमालय कहा जाता है। इस प्रकार से प्रश्न आया हुआ है, तो आपको सही इसमें से चुनना है। देख लीजिए, एक से ज्यादा सही हो सकता है और होगा भी, तो कौन सा होगा। इसका जो करेक्ट आंसर है वो हो जाएगा बी वाला, यानी पहला, माफ कीजिएगा, दूसरा, तीसरा और चौथा। दूसरा सही है, ये वाला, तीसरा सही है और चौथा सही है। काली तीस्ता के बारे में सही है, ब्रह्मपुत्र के बारे में सही है, तीस्ता दिहांग के बारे में सही है, लेकिन कंचनजंगा के बारे में जो दिया है ये असल में विश्व की सबसे ऊंची जो तीसरी चोटी है उसके तौर पे तो है ही है, लेकिन यहाँ जो ऊंचाई दी है जरा उसे ध्यान से देखिएगा, 8489, जबकि इसकी ऊंचाई कितनी है, 8598 मीटर है। तो ऊंचाई में अंतर है यहाँ पे। इसी वजह से ये जो पहला स्टेटमेंट है ये गलत हो जाता है। बहुत बारीक डिफरेंस रहेगा तो भी ये गलत हो जाएगा, तो ध्यान से देखिएगा। बाकी तीनों इसमें सही है, तो इसलिए हमने इसमें जो चयन है वो बी वाले का किया है। इसके बाद चलते हैं 99 की ओर। 99 में देख लीजिए, कथन दिया है, कारण दिया है। तो कथन में कहा है कि छोटा नागपुर के पठार को भारत का रूर प्रदेश भी कहा जाता है, रूर रीजन कहा जाता है, और छोटा नागपुर में खनिज संसाधनों के बहुत विशाल भंडार है। ये इसका कारण है, रूर कहे जाने का ये कारण है। तो आप बताइए कथन और कारण में क्या हालचाल है, ये व्याख्या ठीक ठाक करता है या नहीं करता है। 99 को अगर आप देखें तो इसका जो ए वाला है वो सही होगा। ए का मतलब ये हुआ कि ए तथा आर दोनों सही हैं और आर जो है वो ए का सही स्पष्टीकरण करता है। छोटा नागपुर के पठार को भारत का रूर प्रदेश कहा जाता है, और क्यों कहा जाता है, क्योंकि यहाँ खनिज संसाधनों का बहुत विशाल भंडार है। इसका मतलब है ए वाला इसमें सही। इसके बाद आगे चलते हैं 100 यानी आखिरी प्रश्न को देखते हैं। तो आखिरी प्रश्न में ये कहा गया है कि निम्नलिखित में से कौन सा गलत है, सही नहीं है, उसका चयन आपको करना है। तो यांग्याप दर्रा अरुणाचल प्रदेश में स्थित है तथा इस दर्रे के निकट ही ब्रह्मपुत्र नदी जो है वो भारत में प्रवेश करती है, ऐसा कहा गया है। जलेबला दर्रा पूर्वी सिक्किम जिले को ल्हासा तिब्बत से जोड़ता है। सिक्किम में स्थित नाथुला दर्रा को भारत और चीन के बीच में द्वितीय व्यापार बिंदु के तौर पर माना जाता है। बॉम्डिला दर्रा कामेंग जिले अरुणाचल प्रदेश को ल्हासा यानी तिब्बत से जोड़ता है। इस प्रकार से दर्रों का जोड़ने या तोड़ने का काम दिया हुआ है। इसमें से कौन सा गलत है ये आपको बताना है। 3 सही है और 1 गलत है। कौन सा गलत है, तो सी वाला गलत है। आप देख रहे हैं कि सिक्किम में स्थित नाथुला दर्रा को भारत और चीन के बीच में द्वितीय व्यापार बिंदु माना जाता है। सही जानकारी क्या है, सिक्किम में स्थित नाथुला दर्रा को भारत और चीन के बीच में स्थित तीसरा व्यापार बिंदु माना जाता है। यहां पर दिया हुआ है दूसरा, द्वितीय की जगह पे क्या हो जाएगा, तृतीय हो जाएगा। यहाँ जो सेकंड वाला इंफॉर्मेशन दिया है ये गलत दिया है। तो यहां तक हमने इसे हल किया और इसके साथ ही ये टेस्ट यही समाप्त होता है, और तब तक के लिए नमस्कार।